हेलो बच्चे, हाउ आर यू? कैसे हो? फर्स्ट क्लास, मज़े में? ज़्यादा मज़े मत करो, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है और अभी तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया है शायद। तो अगर हमने कुछ नहीं किया है तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, रियल नंबर। सबसे प्यारा चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर मेरे हिसाब से। पूरे क्लास 10 में इससे आसान चैप्टर आपको नहीं मिलेगा। एक कारण इसका यह है कि इसमें का एक जो क्वेश्चन है वो रिपीटेटिव है, आता है। अगर आप पिछले 5-6 साल के पेपर देखोगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर फाइंड करोगे, एंड दैट कैन बी ऑफ 2 मार्क्स और इधर 3 मार्क्स, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये चैप्टर प्रिडिक्टिव है थोड़ा सा, है ना। हो सकता है इस साल हमारी किस्मत खराब रही तो क्वेश्चन चेंज करके देगा, बट फिर भी ये चैप्टर कंपेरेटिवली बाकी चैप्टरों से आसान है, ठीक है ना। तो मेरे साथ पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, इसको चैप्टर को तैयार करो और ये जो 5-6 नंबर के चैप्टर है तो इसको 5-6 नंबर को हम स्कोर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज संजीव एंड यू आर वाचिंग पास्ता जुगाड़। तो जैसे कि हमको पता है कि हम लोग लिस्ट आउट करते हैं चैप्टर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं और फिर आगे अपन 1 बाय 1 उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लिस्ट आउट करें तो जो सबसे पहला जो मैं बोल रहा था, सबसे जो प्रिडिक्टिव क्वेश्चन है जो हर साल आते हैं वो है आपका इर्रेशनल प्रूफ करना। तो पहला क्वेश्चन है इर्रेशनल, टू प्रूव इर्रेशनल। कोई भी एक रूट वाला दे देगा, रूट 2, रूट 3, इसको हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है। ऑलरेडी इट इज अ इर्रेशनल नंबर, वी नो दैट। दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आता है एचसीएम एलसीएफ के ऊपर, तो एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें भी हमारे पास 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, एक सिंपल निकालना है एलसीएफ एचसीएफ और उसमें फिर रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड द नंबर्स। तो ये क्वेश्चन ये बन जाता है। एक आपका बन जाता है 6 पावर n, है ना, 5 पावर n, इस टाइप के क्वेश्चन। दे डज नॉट एंड विद 0, प्रूव दैट, ठीक है। ये सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन हैं। और फिर बन जाता है कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन। कंपोजिट नंबर वाला एक क्वेश्चन है ना, सब टेक्स्ट बुक में है हमारे पास, ओके। और क्या है यहाँ पे, मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में ये वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस बाहर से भी आ सकते हैं। तो उनमें से एक जो है मेरे को लगता है फाइंड द वर्ड प्रॉब्लम, पहले देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स है हमारे पास, तो वर्ड प्रॉब्लम में भी हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस होंगे। एलसीएम के क्वेश्चन, एचसीएफ के क्वेश्चन। टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है, बाहर से वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दैट। और उसके बाद फिर जो मिसलेनियस ले लेते हैं उसको ना, अपन क्या ले लेते हैं, मिसलेनियस, ठीक है। और भी मैं इसमें और भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ क्वेश्चंस के, लेकिन फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग एक मोटा मोटा अगर हम देखें तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन हर साल आता है एक्चुअली में, ठीक है ना। अब मेरा काला जबान है तो हो सकता है इस साल ना आए, पता नहीं, है ना, आता है जनरली, ठीक है। तो ये आता है, इसको तैयार करेंगे सबसे पहले और ये सबसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे एंड फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 5-6 नंबर के लिए बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा देखोगे तो बनेगा, ठीक है ना। पर प्रॉब्लम क्या है कि देखती नहीं जनता यहाँ पे। देखो देखो, आप ही के लिए है, ठीक है ना, आप ही के लिए है, आप ही को सोच के बनाया जाता है ये वीडियो, है ना। प्रियांशु देख ले मेरे भाई, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। एक होता है सिंगल रैशनल नंबर, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास है रूट 2, रूट 3, रूट 5। ये इर्रेशनल है ही ऑलरेडी, बट वी हैव टू प्रूव दैट इट इज अ इर्रेशनल नंबर। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रूव दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ठीक है। यहां से स्टार्ट हो गया हमारा। रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो 2 जो प्रूफ है, मतलब 2 टाइप के क्वेश्चंस है, तो ये थोड़ा सा लेंदी जाता है और हमारे बच्चा यहाँ पे आखिरी में फंसता है। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे। इसके जो दूसरा वाला टाइप क्वेश्चन है वो थोड़ा कंपेरेटिवली इजी लगेगा आपको, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना। थोड़ी चीज़ें लिखनी है इसमें, है ना, बस इसमें लिखना लिखना ज़्यादा पड़ता है तो इसमें बच्चा परेशान होता है, ठीक है ना। तो रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ जाएगा। कहाँ पे चेंजेस रहेंगे देख लेना, सब एक जैसा ही बनेगा। स्टेप मार्किंग होती है, आपको पता है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है, समझना है, कोशिश करना है। इसमें से अगर ये 2 नंबर का आता है तो आपको 2 नंबर लेने हैं। पिछले साल स्टैंडर्ड में शायद 1.5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक।
तो इसको हम लोग कौन से मेथड से प्रूव करते हैं? इसको हम लोग कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमको इर्रेशनल नंबर पूछ रहा है, प्रूव करना है, तो हम इसको रैशनल मान के चलेंगे। ठीक है, हम मान के चलेंगे कि इट इज रैशनल नंबर, और एंड में देखेंगे कि रैशनल नंबर जब लेके चलेंगे तो हमको कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो वो रैशनल नहीं हो सकता। तो दो ही नंबर है बेसिकली, दो पार्ट में हम डिवाइड करें नंबर्स को, तो रैशनल या इर्रेशनल। तो अगर वो रैशनल नहीं है तो इट विल बी अ इर्रेशनल नंबर। तो दिस विल बी द मेथड। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग हमारा रहता है लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है ना, क्या मान रहे हैं हम लोग? इसको हम लोग एक रैशनल नंबर मान रहे हैं। तो वी नो दैट देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? √5 रैशनल नंबर, मतलब ये a बाई बी के फॉर्म में आ जाएगा। इट कैन बी p बाई q, इट कैन बी एनीथिंग a बाई बी। जहां यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है ना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। √5 इज इक्वल टू a बाई बी वेयर a और b क्या है? वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। ठीक है ना, ये लिखना जरूरी है क्योंकि यही इसका बेसिक है। इसी से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं कि क्या दिक्कत होने वाली है, रैशनल लेने से क्या दिक्कत होगी। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब होता है वो नंबर जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 आर को प्राइम नंबर्स, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम इंटीजर्स। तो a एंड b कैसे नंबर्स हैं? ये को प्राइम इंटीजर्स हैं। राइट, ये पॉइंट याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। √5 इज इक्वल टू a बाई बी। फिर क्या करना है? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा √5b इज इक्वल टू a। ठीक, फिर इसका स्क्वायरिंग करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब √5b का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर a का स्क्वायर। इसको हमको देना है इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो इक्वेशंस दे रहे हैं उसको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत जाएगा आगे। तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया? a स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है। अगर मान लो 5 × 4 इज इक्वल टू 20 होता है, अगर 5 × 4 20 होता है, आपको पता है, तो हम बोल सकते हैं ना 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20। राइट, समझ आ रहा है ना? अगर 5 × 4 20 है, दैट मीन्स 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20। ये भी वैसे ही तो दिख रहा है। 5 × b स्क्वायर किसके बराबर है? a स्क्वायर के बराबर। तो मैं ये बोल सकता हूँ 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हो, इसी हिसाब से मैं बोल सकता हूँ। इज इट ओके? इज इट गुड? हाँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। देखो, रटवाया भी जा सकता है, पर आपको समझा के रटवाने पे ज़्यादा इजी पड़ेगा आपके लिए। तो क्या समझ में आया हमको कि 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ, तो हम बोल सकते हैं 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। अगर 5 a स्क्वायर का फैक्टर है, अगर मान लो 2 16 का फैक्टर है, तो 16 का जो स्क्वायर रूट होगा दैट इज 4। 2 4 का भी फैक्टर, अगर 2 16 का फैक्टर है तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा 4, 2 उसका भी फैक्टर है, दिखता है 4 इज डिविजिबल बाई 2। तो यहाँ पे भी अगर 5a स्क्वायर का फैक्टर है, ये इंप्लाई क्या करता है? 5 इज अ फैक्टर ऑफ a ऑल्सो, यही इंप्लाई करता ना। तो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये सॉरी इक्वेशन नंबर 2। ये थोड़ा ध्यान देना है, ये सब चीज़ें ध्यान आपको देनी पड़ेगी। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? तो ये वाला ध्यान दे लेना, रट लोगे तो फंस जाओगे, हो सकता है फिर समझ नहीं आता कि क्या लिखना है ना, अंधाधुन याद करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ क्या हो जाएगा? a ऑल्सो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट लाइन में अगर मान लो, है ना, ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है ना, अगर 2 मान लो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, हमको पता है 2 इज अ फैक्टर समझते हो ना? हाँ, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10 का मतलब 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 मिलेगा। फैक्टर का मतलब ये होता है कि इसको अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट दैट नंबर। अगर सेम एनालॉजी यहाँ पे लगा रहा हूँ, अगर 5 इज अ फैक्टर ऑफ a का मतलब है 5 को अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करूंगा तो a मिलेगा कि नहीं? 5 इज अ फैक्टर ऑफ a का मतलब 5 को किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई करने से a मिलेगा। क्या है वो चीज़? वो नहीं पता, तो इसलिए उसको मैं ले रहा हूँ c। तो मैं लिख सकता हूँ क्या? लेट a इज इक्वल टू 5c। ये बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट लाइन वही है, c की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, अपने नाम का अल्फाबेट भी ले सकते हो, आपकी इच्छा। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5c। तो ये हम लेट कर लेंगे। ये बात समझ में आ रही है? थोड़ा देख लेना
तो लिखने में अगर आसानी होती है, अगर समझ जाओगे तो आप। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है, लेट ए जो है, एक ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5c हो जाएगा। अभी अभी हमने देखा कैसे हुआ 5c, क्योंकि 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए का मतलब है 5 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करने से हमको पता नहीं व्हाट इज दैट नंबर, सो वी आर कंसिडरिंग c एज दैट नंबर। तो a इज इक्वल टू 5 इंटू सी। ओके ओके, वेरी गुड। अगेन वी आर गोइंग टू स्क्वायर दिस, है ना, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया था, तो ये सब याद रखना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब when we square both sides, what again you get, a square is equal to, इसका जब स्क्वायर करोगे तो that will be 25 into c square। मैंने देखा है मेरे बच्चे, मेरे कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं वो ये सब स्टेप में गलतियां करते हैं। स्क्वायर करते समय इसका स्क्वायर भूल जाएंगे, इसका तो भूलते नहीं है, लेकिन इसका स्क्वायर c स्क्वायर भूल जाते हैं। दे विल मैस इट अप हियर समवेयर। तो ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको हमेशा वही चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि आप मिस्टेक्स कहाँ कर सकते हो। तो ये सब जगह है जहाँ पे मिस्टेक करोगे, एक और जगह है जहाँ पे मिस्टेक होता है। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 सी स्क्वायर। नाउ वी हैव टू पुट दिस ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखनी है, तो इसलिए हमने इक्वेशन नंबर दिया हुआ है, तो ये चीज़ को हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आई विल राइट कि पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, कौन से इक्वेशन नंबर में रख रहे हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको रखें। तो व्हाट वी गेट, जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे तो व्हाट वी गेट, हमको मिल रहा है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू मिल रहा है आपको 25c स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक, अगर आप इसको और इसको देखोगे ये एक जैसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पे भी देखो वैसे ही कुछ था, 5b स्क्वायर a स्क्वायर था। तो हमने क्या बोला था, जब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर है तो 5 इज अ फैक्टर ऑफ a स्क्वायर बोले थे। अब यहाँ पे देखो 5 इंटू c स्क्वायर b स्क्वायर है, दैट मीन्स वी कैन से दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। यू आर गेटिंग दिस, ठीक है ना, इसको रिलेट कर सक रहे हो, हाँ ठीक है। तो वी कैन राइट दैट देयरफॉर 5 इज अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर। अगर b स्क्वायर का फैक्टर है तो क्या इंप्लाई कर रहा है, दिस इंप्लाइज दैट 5 इज अ फैक्टर ऑफ b एज वेल। ठीक है ना, तो ये इक्वेशन जो है, ये नंबरिंग याद रखना है। हमारे बच्चा नंबरिंग में भूल जाता है किसको देना है 1, क्यों भूल जाता है, क्योंकि रट देता मग कर देता है, तो सब गड़बड़ करता है वो। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है। अब ध्यान से देखो 2 और 3 को देखो, अगर आप देखते हो तो 2 से क्या दिख रहा है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a, और यहाँ से क्या मिल रहा है, 5 इज अ फैक्टर ऑफ b। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 इज अ फैक्टर ऑफ a एंड b बोथ। 5 a का भी फैक्टर है, 5 b का भी फैक्टर है, देयरफॉर वी कैन राइट 5 इज अ फैक्टर ऑफ। अच्छा, इससे पहले ये कहाँ से आया, हमको मिला ये इक्वेशन नंबर 2 से। तो फ्रॉम 2 and 3, इक्वेशन नंबर 2 and 3, व्हाट वी गॉट फ्रॉम 2 and 3, वी आर गेटिंग 5 इज अ फैक्टर ऑफ a and b बोथ। यहीं पे गड़बड़ चालू होती है। हमने स्टार्टिंग में ही क्या मान लिया था, a एंड b क्या मान लिया था सर, को प्राइम इंटीजर माने थे इसको। तो अगर को प्राइम इंटीजर आपने माना हुआ है तो अब यहाँ पे को प्राइम इंटीजर मतलब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, 5 इज अ फैक्टर मिल रहा है दोनों का, a एंड b का। तो देयरफॉर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना भाई, यहाँ हमने को प्राइम मान लिया है, यहाँ पे दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ये क्यों गड़बड़ा, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग इट रॉन्ग, है ना। जो हमने यहाँ एज्यूम किया लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ये पूरा गलत है। तो अगर आप गलत लेके चलोगे तो लास्ट में एंड में क्या मिलेगा, गलत ही मिलेगा, है ना। गलत के साथ घूमोगे तो लास्ट में गलत ही होगा। स्टार्ट में अच्छा लगेगा ये सब, लास्ट में कुछ ना कुछ होना ही है हमारे साथ गलत, ठीक है ना। हाँ, लाइव के लेसन मिलते हैं आपको यहाँ पे, अगर सुनोगे तो, है ना। ज्ञान, हाँ, वेरी गुड। तो ये 5 इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी बोथ। बस यहाँ से इंग्लिश लिखना चालू होता है और यहाँ से हमारा दर्द भी चालू हो जाता है। तो आपको कुछ स्टेटमेंट्स लिखने हैं कि ये चीज़ क्या हो रहा है, देन ये पूरा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को, तो ये क्या हो रहा है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स क्या कर रहा है, ये गलत बता रहा है ना। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, कॉन्ट्राडिक्ट्स मतलब गलत बताना, द फैक्ट दैट, क्या फैक्ट, दैट ए एंड बी आर को प्राइम, है ना भाई। हमने ए एंड बी को को प्राइम माना था, लेकिन ये फैक्टर आ रहा है दोनों का, तो ये गलत
कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। द फैक्ट दैट ए एंड बी दिस अच्छा ये इसका कारण क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन है ना, ये भी लिखना है हम लोग को। ये स्टेटमेंट आपके टेक्स्ट बुक का ही है, मैं अपनी मर्जी से नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, एनसीईआरटी में ही ऐसा लिखा गया है, तो हमको उसको फॉलो करते हुए लिखना है। यू कैन राइट इन अनदर वे ऑल्सो, बट जो लिखा है वैसे ध्यान रखो इसको, मतलब आपका जिस्ट आना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहे हो। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, है ना, ड्यू टू आर रॉन्ग एजम्पशन, ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट, क्या एजम्पशन किए हम लोग कि √5 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारे उस कॉन्ट्राडिक्शन के वजह से आ रहा है। Therefore, √5 is an irrational number. इतना आप लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स 3 नंबर या 2 नंबर 1.5 नंबर whatever नंबर दे आर, यू विल गेट द फुल मार्क्स। मेरा बच्चा कहाँ गड़बड़, मैं बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ कर, मैं मतलब देखता हूँ कि यहाँ पे कहीं गड़बड़, स्क्वायरिंग वायरिंग के समय थोड़ा गड़बड़ करते हैं, पुट करते समय, कैंसल आउट करते समय कुछ भी कर देते हैं। वहाँ पे हमारी इच्छा रहती है, हमारा मैथ्स रहता है, और फिर ये कहानी लिखने में भी सड़ाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ यहाँ तक वो सही रहता है, तो मेरे को नहीं समझ में आता है कि इतने का क्या मार्क्स, कितना नंबर आपको मिलेगा। हाफ मार्क्स, यू कैन गेट हाफ मार्क्स आई गेस, ठीक है ना। तो इतना नंबर, ये 2-3 नंबर का सॉलिड क्वेश्चन है इन एवरी ईयर आई गेस, सब साल आया है, हर साल आया है ना। तो भाई इस साल भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि लीप ईयर है तो नहीं आएगा, आ सकता है, लीप ईयर में भी आ सकता है, ठीक है ना। समझ आया, वेरी गुड, नाइस। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं भाई, प्रैक्टिस करो। मेरे मतलब मैं हमारे कोचिंग के बच्चों को पता है कि क्वेश्चन आता है हर साल, ठीक है ना। आपको भी पता होना चाहिए, आपको प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। बहुत कम होता है कि यार कोई क्वेश्चन हम एकदम फिक्स बता दें कि हाँ सर ये मतलब इसके 99% चांसेस हैं। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस। इसका जो दूसरा भाई है वो आसान है, वो वाला देखो, उसमें एक बेसिक स्टार्टिंग में गलती, इतना नहीं लिखना पड़ता उसमें, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी टाइप का, क्या है, कुछ ले लूँ मैं, 5 - √3। तो या 5 - √3 से बेटर लेता हूँ। पिछले साल दिया 8 + 5 √5, तो हमको पूछ रहा है 8 + 5 √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है ना। ये इर्रेशनल है पहले ही हमको पता है, तो इसको हमको इर्रेशनल प्रूफ करना है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो वहाँ पे क्या था, सिंगल था, और यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी आ सकता है, जैसे -5 - √3 आ सकता है, एनीथिंग, है ना। हमारे टेक्स्ट बुक में भी कुछ दिए हैं, देख लेना आप उसको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लास्ट ईयर का है क्वेश्चन 8 + 5 √5, ठीक। स्टार्ट वही होगा जैसे वहाँ पे, लेट अस अज्यूम दैट, है ना, लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि 8 + 5 √5 इज अ रैशनल नंबर है। हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, इट इज अ रैशनल नंबर हम एज्यूम कर रहे हैं। अगेन अगर हमारा रैशनल नंबर है, देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, 8 + 5 √5 को क्या लिखा जा सकता है, a/b लिखा जा सकता है। और वहाँ a और b क्या होता है, वेयर a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स। को-प्राइम यहाँ नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये हम लोग दूसरे तरीके से प्रूफ करते हैं। तो अब एक चीज़ याद रख रहे हो तो याद रख लो, a एंड b आर को-प्राइम इंटीजर्स या इंटीजर्स, राइट। अब करना क्या है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा, सिंपली आपको ध्यान रखना है कि जो रूट है ना, जैसे सिंगल रूट अलग सेपरेट करना है, कि एक साइड में सिर्फ रूट रहे, उसको खाली करना, कहने का मतलब समझ में आ रहा है। अभी रूट के साथ इतने सारे लोग हैं, ये प्लस में है, ये मल्टीप्लाई में, इसको हटाना है, खाली करना है, इसको सिंगल आउट करना है, ठीक है। कैसे करोगे, तो जैसे कि ये चीज़ प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा 5 √5 = a/b - 8। आ रहा है समझ में। मेरा बच्चा कहाँ पे गड़बड़ता है, ये 5 - √3 में गड़बड़ करता है। 5 - √3 को जब a/b लेता है वो, तो क्या करेगा, ये तो भेज देगा शायद, या ये भेजेगा तो ये लिखेगा, नेक्स्ट लाइन जो होगा उसका a/b - 5 तो होगा, पर ये वाला माइनस वो खा जाएगा, यहाँ का जो माइनस सामने होना चाहिए वो खा जाएगा। उसको ऐसा लगता है कि ये 5 जो है इसका है, तो ये इसको लेके जाके उसको वहाँ पे पता नहीं क्या क्या शायद प्लस भी करता है। तो सही चीज़ ये है कि 5 उधर जाके तो माइनस हो जाएगा, साइन हमेशा सामने रहता है, तो यहाँ कुछ नहीं है, दैट मीन्स है प्लस, तो उधर जाके ये माइनस हुआ, तो ये माइनस यहाँ इट विल रिमेन हियर। समझ आ रहा है ना भाई, है ना। बहुत लोग को लगेगा, अगर कोई देखेगा तो बोलेगा बहुत छोटी छोटी सब चीज़ें बताते हैं, लेकिन दिस आर द मिस्टेक्स
आर स्टूडेंट्स कमिट। सो मैं इसीलिए उस पर ना फोकस करवा रहा हूँ ताकि आप गलतियाँ ना करो। सम ऑफ द गुड स्टूडेंट्स ऑल्सो दे डू दिस, ठीक है ना। ध्यान नहीं रहता है, पता नहीं या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो नाराज मत हुआ करो, गुस्सा मत किया करो। हाँ ठीक है, इसको देख लो। तो जो गलती आपको बताई जा रही थोड़ा ध्यान दो, ठीक है ना। तो ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, ट्रांसफ़र कर लिए। हाँ उसके बाद हाँ ट्रांसफ़र करते समय पता नहीं मैंने बहुत अजीब अजीब गलतियाँ, कोई कोई ऐसा भी लिख देता है, इसको पता नहीं क्या करते रहते हैं, मेरे को कुछ समझ नहीं आता ये कहाँ से हो जाता है कि 8 गया फिर ये b। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो भैया। a/b साथ में था, ये 8 आया, ऐसा हो गया। उसके बाद यहाँ पे पहले एलसीएम ले लो। आप एलसीएम ले सकते हो ना। हाँ अभी ट्रिग्नोमेट्री का भी वीडियो बनाया था, उसमें भी लिए थे। तो यहाँ 1 है तो ये सिंपल क्रॉस हो जाता है। तो दिस विल बी 8 माइनस b अपॉन b। तो ये हो जाएगा 5√5। ये 5 नीचे चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 8b अपॉन 5b। देखो ये 5b नीचे आ गया। तो देखो अब इस तरीके से क्या हुआ, मैंने √5 को एक साइड करके सारी चीज़ें अलग कर दी हैं। दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग दिस, ठीक है ना। इसमें भी वही करना है। और भी बता देता हूँ ताकि टेक्स्ट बुक के और भी अगर क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे मान लो 7√5 है, 7√5। तो इसमें भी क्या करोगे, 7√5 को भी क्या करोगे, a/b ले लोगे। अब इसमें तो ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, एक ही टर्म है, नीचे चला जाएगा √5 = a/b अपॉन 7b। उसके बाद पूरी कहानियाँ वैसे ही चलेंगी। बात समझ आ रही है ना। पहला स्टेप ये है सेपरेट करना, रूट को सेपरेट करना। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन, 1/√2 = a/b, ठीक है ना। तो इसको अपन रैशनलाइज कर सकते हैं। तो 1/√2 × √2 हो जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि नंबर हमको चाहिए। तो ये हो जाएगा आपका √2/2 = a/b। फिर ये 2 इधर चला जाएगा, √2 × √2 2, रैशनलाइज कर दिए, 2 इधर चला गया तो √2 = 2a/b। आ रहा है समझ में। अगेन सेपरेट कर दिया हमने। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल रूट। तो इसको वो नॉर्मल तरीके से करने का मत सोचना कि इसको उल्टा कर देंगे फिर b/a करके किया जा सकता है क्या। तो ये बेटर वे दिख रहा है आपको। तो √2 = 2a/b। आ रहा है समझ में। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ये सारे रिलेटेड हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एक ठो करके चले जाओगे फिर दूसरा ऐसा कुछ दिखा, घबराना चालू कर दिए। हर क्वेश्चन में आपको रूट को अलग करना है, ये ध्यान देना ज़रा, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में और क्वेश्चन है, देखना अगर, क्योंकि आपको कोई एक टाइप का क्वेश्चन पहले फिक्स करना है। टेक 2 आवर्स फॉर अ चैप्टर 2 और 3 आवर्स एंड फिर उसमें कंप्लीट करना है उस चीज़ को। सारे टाइप के क्वेश्चन देखने हैं, बना के देखने की जरूरत नहीं है। टाइप कैसा है वो देख लो बस। टाइम की कमी रहती है लास्ट में। यहाँ तक ठीक है भाई। हमारा बेसिक क्या रहता है कि हम लोग को रूट अलग करने रहते हैं और एज इट इज़ फिर सॉल्व करना रहता है। तो यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 दो। अब सिंस यहाँ पे एक चीज़ लिखनी पड़ेगी कहानी, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स हैं, को प्राइम इंटीजर्स हैं। क्या सिंपल इंटीजर्स भी, अगर a एंड b इंटीजर्स हैं और उनको आप प्लस और माइनस कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, इंटीजर्स को जब प्लस माइनस करोगे तो दिस होल टर्म विल कम टू बी अ रैशनल नंबर। तो ये पूरा एक रैशनल नंबर होगा। अगर आप नंबर्स को प्लस माइनस करके डिवाइड करोगे तो यू विल गेट अ रैशनल नंबर। ये चीज़ हम लिखेंगे, है ना। सिंस एंड देयरफॉर ये पूरा का पूरा a माइनस 8b अपॉन 5b इज अ रैशनल नंबर, ठीक है भाई। अब यहाँ और वो वाले क्वेश्चन में कन्फ्यूजन चालू हो जाता है, कोई आदमी फिर वो कन्फ्यूज होना लगता है कि वहाँ भाई वहाँ क्या करना था, यहाँ क्या करना था। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। उसमें तो वो फैक्टर लेके चलते थे हम लोग, यहाँ पे अलग सिंपल से चल रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ये रैशनल नंबर के बेसिस पे बता देंगे, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, ये दोनों बराबर है इस इक्वेशन के हिसाब से, ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स अगर ये रैशनल नंबर है तो इट मस्ट बी अ रैशनल नंबर बिकॉज दे आर इक्वल, ठीक है ना। ये दोनों बराबर है, अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होना चाहिए, रैशनल। बट आपको तो पता है, वी नो दैट √5 इज अ रैशनल, और वो शायद कभी कभी सामने में लिख के देगा, इस क्वेश्चन के पहले लिख देगा, प्रूव दैट दिस इज इररेशनल नंबर when it is given that √5 is a irrational number। तो आपको अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं है, we know that। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमको ये पता चल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमको क्या पता चल रहा है, या हमको ऐसा लग रहा है √5 इज अ रैशनल नंबर है। लग रहा है ना भाई, रूट, क्योंकि दोनों बराबर है। बट फिर अगेन इंग्लिश, है ना, फिर इंग्लिश वाली लाइन है। तो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, बट ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किसको, द फैक्ट दैट, क्या फैक्ट, कि √5 इज अ, तो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर।
ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पे भी वही फिर कंफ्यूजन की, वहाँ रटने से वही होता है कंफ्यूजन की, वो ए बाई बी वाला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत सारे, मैं बता रहा हूँ ना, मेरे से भी, मैं तो फिर भी बहुत ही लो आईक्यू का इंसान हूँ, थोड़ा मिडिल वाले लोग भी ना ऐसा गड़बड़ करते हैं वाली लिखने की चीज़ें। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन, वही वाला कहानी लिख लोगे क्या, हाँ, हैज़ अराइजन डैश 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 आपके पास लिखा हुआ है, आप देख लेना, ड्यू टू अ रॉन्ग एजम्पशन दैट, क्या एजम्पशन किए इस बार, दैट 8 + 5 √5 इज ए रैशनल नंबर, ये हमने एज्यूम किया था, देयरफॉर 8 + 5 √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन कंप्लीटेड। ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन से मैं बोलूँगा कंपेरेटिवली इजी रहता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी लिखनी पड़ती थी, 5AC ये वो कहानी, यहाँ पे बहुत सिंपल रहता है, आपको एक साइड करना है, ये ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा इजीली बन सकता है। ठीक है ना, तो ये 1.5 नंबर के लिए अच्छा लगता है, वो 2-3 नंबर का आया तो मज़ा आएगा। गॉट इट, समझ आया, वेरी नाइस। तो ये 2 क्वेश्चन आपने कर लिया है ना भाई, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, टेक्स्ट बुक में और देख लेना। ये हमने, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे 2 नंबर, अगर पता नहीं डिपेंड करता है, वैसे तो स्टैंडर्ड में पिछले साल 1.5 मार्क्स का आया था, 1.5-2 नंबर में बोलता हूँ, चलो एवरेज में, ठीक है ना, बेसिक्स में थोड़ा ज़्यादा नंबर का आ सकता है यही क्वेश्चन, तो वी कैन एक्सपेक्ट 2-3 मार्क्स। तो हमारे 2 नंबर मिले कि नहीं मिले, मिल गया ना, थैंक यू, हाँ थैंक यू। तो करोगे तो हो जाएगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन आने का बहुत सारा चांसेस है, जाके देखो उसको, ठीक। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हो गया। नेक्स्ट जो टाइप है वो एलसीएम एचसीएफ के बारे में, बहुत ईजी है, फिर भी मैं वही बता रहा हूँ, पास का जुगाड़ चैनल सिर्फ हम मेरे ऐसे लोग के लिए है जिनका दिमाग थोड़ा सा कम चलता है, कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, जैसे फॉर्मूला भूल जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालना भूल जाते हैं कभी, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी रिवाइज करा दे रहा हूँ, बेटा अच्छे से कर लो, एमसीक्यू में आ जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा 2 नंबर के लिए, ठीक है ना। पिछले साल मेरे ख्याल से बेसिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। तो एकदम प्यार से समझा रहा हूँ, सुन लो, नहीं तो फिर गाली खाओगे, क्या मतलब निकलेगा। तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है 90 और 144 का, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन करके बोलेगा, नहीं तो एक एलसीएम निकालने का हम लोग एक शॉर्टकट मेथड भी जानते हैं, जो शायद करते रहते हैं अभी तक, हमको फैक्टराइजेशन से करना है, और डायरेक्टली दे दिया 90 एंड 144, ठीक है ना। इसका मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स भी बनाया था, इफ यू वांट यू कैन सी दैट ऑल्सो। तो बहुत सिंपल सा होता है एलसीएम एंड एचसीएफ का फैक्टराइजेशन करना, 90 इंटू मतलब एलसीएम निकालना बाय फैक्टराइजेशन 90, और सबसे फर्स्ट स्टेप होता है इसका फैक्टराइज करना। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स इवन दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस ऑल्सो, है ना, कि इसको फैक्टर्स निकालने में भी प्रॉब्लम चले जाती है, इट इज़ अ फैक्ट। और ये उसी के लिए मैं थोड़ा सा ना, मेरे को लगता है यार इनको कैसे ठीक किया जाए, समझ रहे हो ना। ये तो सिंपल, अच्छे लोग को तो देखने की ज़रूरत नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। तो डिवाइड करते हैं हम लोग, जैसे फैक्टर्स तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 2, समटाइम्स आपको 2 से फैक्टर मिल जाएगा, कभी 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा, कभी कभी एक आध क्वेश्चन देखोगे 17 से चालू करना पड़ेगा, दैट कैन बी, फैक्टर्स ढूंढने पड़ते हैं कभी कभी, तो वहाँ शायद फंसते हैं, लेकिन सिंपली 2 से चालू कर सकते हो, 2 से नहीं तो 3, यू कैन सी दिस कि 2 से करेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी 45, फिर दिस कैन बी डिवाइडेड बाई 3, तो ये फैक्टर्स होता है ना, फैक्टर मतलब डिवाइड करना। तो ये प्रॉब्लम आता है बच्चों को, मैं क्या बोलूँ अभी, अच्छा तो ये हो गया आपका 15, फिर 3 से फिर से कर दिए, तो जब तक ये 1 नहीं आ जाता वी विल डिवाइड इट, राइट। यहाँ पे 2 से करोगे तो अगेन यू गेट 72, अगेन यू गेट 36, यू गेट 18, देन 9, देन 3 स्क्वायर, देन 3 1। तो ये जो फैक्टराइज हो गया, अगर आपने यही मिस्टेक कर दिया तो ख़त्म कहानी, 2 नंबर पानी में चले गए, ठीक है। अगर यहाँ से निकल गए स्टेज 1 से, तो नेक्स्ट जो 90 के फैक्टर्स हैं उसको ऐसे लिख लेना, 2 × 3 स्क्वायर × 5, पावर के फॉर्म में लिखना है सब चीज़, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, है ना। देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। 2 × 3 स्क्वायर × 5, यहाँ पे जो फैक्टर हो जाएगा 90 144 का, दैट विल बी
2 पावर 4 इंटू 3 स्क्वायर। हमने पहले फैक्टराइज किया। और क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बोलता है एक्सप्रेस, सिंगल क्वेश्चन, एक्सप्रेस 144 इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो फैक्टराइज करना है बस आपको, वही कभी कभी क्वेश्चन घुमा देता है, बस आपको फैक्टराइज भर करना, ठीक है ना। फैक्टराइज कर लोगे, हाँ सर, फैक्टराइज हो गया आपका। उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ का फॉर्मूला है बेटा, याद कर लो ना। एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है ऑल फैक्टर्स एंड हाईएस्ट पावर। ये याद रखना बेटा, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ चले जाएगा, है ना। ऑल फैक्टर्स मतलब सारे फैक्टर्स लेने हैं। फॉर्मूला याद हुआ पहले, ऑल फैक्टर्स हाईएस्ट पावर। सारे फैक्टर्स मतलब इन दोनों में जो जो फैक्टर्स आए हैं वो लिख लो। तो देखो एक फैक्टर क्या आया 2, एक आया 3, एक आया 5। यहाँ पे भी 2 3, उसको बार बार नहीं लिखना है, तो 2 लिख दिए, 3 लिख दिए और 5, यही फैक्टर्स आए तो ये लिख लिया हम लोगों ने। इसमें कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अब इसमें जो पावर लेने हैं, क्योंकि देखो पावर सबके अलग अलग दिख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 का पावर अलग है, इसका 2 का पावर अलग है, तो हमको कौन सा पावर लेना? हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर कितना है? 4, ठीक है। और इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 3 का तो सेम ही है, दोनों में 2, 5 तो 1 है, तो ये आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, और 16 इंटू 45, इनको मल्टीप्लाई कर लो, 45 इंटू 16 दैट हैज़ टू बी 30, 27, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 720। दिस इज कमिंग आउट टू बी 720। आ रहा है समझ में? आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 720, ठीक है। तो फैक्टराइज गलती कहाँ हो जाएगी? फैक्टराइजेशन में गलती हो गया तो ख़त्म कहानी। एलसीएम में मैं बता रहा हूँ फॉर्मूला भूल जाते, पता नहीं बता रहा हूँ ना। और ये ना बहुत कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, छोटे छोटे मिस्टेक्स मैं देखा हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, जो लोग 50 मार्क्स भी स्कोर करते हैं 80 में प्री बोर्ड्स में, दे ऑल्सो विल डू सम सिली मिस्टेक्स लाइक दिस। इधर दे विल फॉरगेट द फॉर्मूला, और कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए बताया जा रहा है आपको, ठीक है ना। ध्यान दो बेटा, एक गलती मतलब आपका नंबर चला गया। एचसीएफ के लिए होता है कॉमन फैक्टर लेना है, तो फॉर्मूला इज कॉमन फैक्टर ओनली, कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट पावर, ठीक है। ये याद रहेगा हमको, ठीक। एचसीएफ के और भी पता नहीं कहीं आपने पढ़ा होगा, तो हो सकता है यू कैन अडॉप्ट दैट ऑल्सो। जो मेरे को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, देख लो इसको। तो कॉमन फैक्टर लेना है और पावर कैसा लगेगा? लोएस्ट। कॉमन फैक्टर मतलब इनमें जो कॉमन क्या दिख रहा है? फैक्टर्स कौन से कॉमन है? 2 और 3 दिख रहा है, दोनों में है, तो उनको लिख दिया अपन ने 2 और 3, राइट। उसमें सारे फैक्टर्स लिखने थे तो सारे लिखे थे। अब इनका पावर कैसा लेना है, क्योंकि पावर अलग अलग है, तो हमको लोएस्ट वाला लेना है। तो लोएस्ट पावर इन दोनों में 2 का लोएस्ट पावर कितना दिख रहा है? 1, और 3 का जो लोएस्ट पावर है वो 2 दिख रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 18, मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट हैज़ टू बी 18। तो हमारा एलसीएम एचसीएफ आ गया 18। दिस कैरीज 2 मार्क्स, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन गड़बड़ करोगे तो यू विल गेट 0 आई गेस। किस्मत हमारी इजी है भाई, आ सकता है पेपर में दिखेगा, ठीक है ना। दिखेगा तो फिर बिकेगा, हाँ। ओके, चले बड़े। एलसीएम एचसीएफ का दूसरा टाइप का क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका एलसीएम एचसीएफ का एक टाइप का सिंपल क्वेश्चन। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ना। यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेशंस कर रहे हैं बस, उस पर आपको गड़बड़ नहीं करना। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एलसीएम एचसीएफ के ऊपर है, द रिलेशंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ एंड द नंबर बिटवीन द नंबर्स, है ना। तो जो नंबर्स है जिनके एलसीएम एचसीएफ आप निकाल रहे हो, उनके बीच में और एलसीएम एचसीएफ के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो पहले मैं रिलेशनशिप बता देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन देखते हैं। तो रिलेशनशिप होता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, किसी भी दो नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। व्हाट इज ए इंटू बी? दिस इज ए एंड बी, वो नंबर्स है। तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये आपको असर्शन रीजन में भी आ सकता है ना, ऐसी चीज वर्ड में बोल देगा द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ए इंटू बी है, इसी को प्रोडक्ट भी बोला जाता है, तो घुमाने के लिए बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। हाँ ट्रू है। तो ये इसके ऊपर बेस्ड आपका इक्वेशन डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है, और एक जो टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अपन देख लेते हैं।
तो टेक्स्ट बुक में इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ सिमिलर ही क्वेश्चन है। वो है आपका इफ़ HCF हमको दिया है, इफ़ HCF ऑफ ऐसे करके लिखा रहेगा 336,54 आपकी टेक्स्ट बुक में भी है ये, इज इक्वल टू 6 एंड कुछ नहीं है, देन फाइंड LCM 336,54 इस टाइप का क्वेश्चन देगा। ठीक है, समझ आया? इस टाइप का क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो। बेटा सबसे पहले टेक्स्ट बुक करना ही करना है, उसी के बाद फिर RD शर्मा और फिर अलग से चीज़ें देखना। पहले टेक्स्ट बुक तो करो, चावल तो खाओ, फिर चिकन खाना, हाँ चावल खाओ पहले। ओके, तो हमारा ये है क्वेश्चन। तो ये देखो जो ब्रैकेट में दिया है वो A एंड B है, बस ये समझना है कि आपका ये इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो HCF है किसका, इन दोनों का HCF है 6। तो 6 इज द HCF, A एंड B आर द नंबर। बस ये समझ गया तो कहाँ खत्म कहानी। तो हम ये फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो LCM इंटू HCF कितना है आपका 6 है, A और B कितना है 3 इंटू 336 इंटू 54। ठीक, LCM निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 6 उधर जाएगा, 336 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 6, दिस इज टू बी 54। तो ये मेरे ख्याल से मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को थोड़ा आंसर याद लग रहा है, ये 33224 आता है इसका आंसर आएगा 3224। मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर। बताओ इससे आसान क्या मिलेगा आपको? आ जाना चाहिए ना भाई, कहीं से भी आ जाए, ये MCQ में आ जाए, असर्शन रीजन में आ जाए, 2 नंबर का आ जाए तो बहुत ही दिल खुश हो जाए अपने गार्डन। ठीक है ना? तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसलिए मैं चैप्टर 2 बताता हूँ ना, आसान है, आराम से नंबर आ सकते हैं, चीज़ें फैक्ट से याद रखनी है। ठीक है, प्रियांशु बन रहा है, महेश कुमार, अर्पित अर्पण तो होश में ही है, ठीक देख लो। ठीक है, ओके। तो 5-6 नंबर कम नहीं होते मेरे भाई चैप्टर में। इसमें सबसे दिक्कत वाला आता है वर्ड प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा वर्ड प्रॉब्लम में फंस सकता है। ठीक है, अच्छा अब देखो सर बोल दिया आप तो बढ़िया आसान है, इसमें भी घुमा सकता है MCQ में। स्टैंडर्ड भी है हमारे पास, हमने स्टैंडर्ड रखा है, आपने बेसिक रखा है, हम लोग गलती से स्टैंडर्ड ले लिए हैं। स्टैंडर्ड में ऐसे थोड़े बहुत घुमाने के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन देखो, है ना, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें बोलता है द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। द LCM ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ऐसा कुछ भी घुमाएगा, है ना, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ऐसे बोल बोल के आपको फंसा देगा। बस आप वहीं पे फंस जाओगे। आपको डायरेक्ट दे देता तो सही था। अब इसने क्या बोल दिया, LCM निकालने बोला। LCM सर निकालना आता है, लेकिन हमको नंबर दिया रहता है तब निकालते थे हम लोग। यहाँ बोल दिया है आपका 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है, तो हमारा एक 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है। अच्छा, वो भी स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, ठीक है। और हमारा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, इन दोनों का LCM निकालना। तो हमको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो हमारे पास आगे आने वाला था कि कंपोजिट नंबर का टाइप वाला जो क्वेश्चन है, कंपोजिट नंबर का मतलब होता है विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। हर नंबर खुद अपना फैक्टर होता है और 1 सबका यूनिवर्सल फैक्टर होता है। फैक्टर मीन्स उससे डिवाइड होता है वो नंबर। तो अगर मोर देन 2 फैक्टर्स है किसी भी नंबर के, तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये उसका डेफिनेशन। आगे एक क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो हमको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर निकालना है। तो कौन सा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? तो नंबर देखो, स्टार्टिंग से करोगे तो 1 2 3 4 है ना, 5 है ना, स्टार्टिंग से देखो तो 1 कंपोजिट नंबर, 2 3 कंपोजिट नंबर है। क्या ये सब प्राइम नंबर्स हैं? ये तो नीदर प्राइम नॉर, अलग ही 1 अलग चलता है, मैं एक हूँ, हाँ नंबर एक नंबर मेरे भाई। तो 2 3 प्राइम नंबर है, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा सर। आ रहा है समझ में आए? 4 के कितने फैक्टर्स है? 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो 3 फैक्टर हो गए। 2 से ज़्यादा फैक्टर तो कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो ये हमारा नंबर आ गया, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो गया? 4, ठीक है। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ें हैं बस, पर वही है, बस क्या बोलूँ मैं, वही फंसती है गाड़ी।
10 हो गया आपका, 11 हो गया आपका, 12 हो गया, ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। 10 2 डिजिट नंबर कौन सा है? 10, ठीक है ना। तो 10 कंपोजिट है, हाँ सर है, तो ये आपका हो गया 10। 10 और 4 का हमको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप निकालना जानते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में कि वो भी करके देना पड़ेगा, वही फैक्टर वेक्टर निकालना है, सब वैसे करना है। समझ आ गया ना। इस टाइप के क्वेश्चन, प्राइम नंबर कुछ भी पूछ सकता है, रेडी फॉर दैट। प्राइम नंबर पता है ना, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर रहते हैं, खुद और 1, तो वो प्राइम नंबर हो गया। इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, वो थोड़ा बेसिक भाई हमको पता होना चाहिए, उतना वो एक्सपेक्ट करते हैं, उतना ही घुमाता है वो। जिसको बोलते हैं ना पेपर हार्ड हो गया, तो वही है, वो हार्ड वहीं पे होता है। तो ये स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, यही सब ध्यान रखना है आपको क्या होता है। फिर उसको एलसीएम एचसीएम निकालना सिखा दिया हूँ, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ध्यान रखना है। अब घुमाएगा, बोलेगा चीज़ों को अगर डिफिकल्ट करना है तो वो ऐसे ही करेगा डिफिकल्ट, है ना भाई, सीधा साधा नहीं दे रहा है। ओके, तो ये हो गया एलसीएम एचसीएफ के ऊपर क्वेश्चंस के डिस्कशन। मैं फिर बोल रहा हूँ, देयर कैन बी n नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑल्सो। अगर मेरे को एक तो बड़ा वीडियो देख के कोई देखता नहीं है, कम बनाओ तो सारा उसमें कवर नहीं होता, मेरे को तो समझ नहीं आता करना क्या है, ठीक है ना। तो आपके लिए क्या करें, समझ के बाहर है मेरे। सो व्हाट आई डू कि हमारे पास जो और भी वैरायटी उसको देख लेते हैं। तो एक और हमारे पास टॉपिक आता है जो हमारे टेक्स्ट बुक अगेन, तो 6 पावर n वाला टाइप का क्वेश्चन। जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज प्रूव दैट 6 पावर n डज नॉट एंड विथ 0, या पूछ भी सकता है डज इट एंड विथ 0, डज नॉट एंड विथ 0, है ना। कभी कभी पूछ सकता 5 पावर n डज इट एंड विथ 5 और 0, ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको एंड 0 वाले क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। इसका एक मेथड समझा रहा हूँ। 6 पावर n के जगह कुछ भी आएगा, मेथड विल बी सेम, एक ही मेथड रहेगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में, इसमें भी कुछ कहानियाँ लिखनी है ना, जहाँ कहानी लिखनी थोड़ा ध्यान से। तो 6 पावर n तो हम लिख सकते हैं कि फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइज करना है इसको भी हमको। फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n कितना हो जाएगा? 6 को अगर फैक्टराइज करूँगा तो क्या मिलेगा? 2 × 3 पावर n। स्टार्ट यहीं से होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा 9 पावर n आएगा तो क्या लिखोगे इसको? 3 स्क्वायर पावर n लिख दोगे। 25 को 5 पावर लिख सकते हो, एंड सिमिलर। तो अगर कोई है नंबर 12 है या कुछ भी, फैक्टराइज इट एंड राइट इट, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप क्या करना है? यू हैव टू फैक्टराइज थिंग। तो 6 पावर n का हो गया 2 × 3 पावर n। ओके, फिर हमको लिखना है कि हमको पहले पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर 0 से एंड कैसे होता है। अगेन आई मेड अ शॉर्ट फॉर दिस, आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। हाँ, प्रमोशन थोड़ा सा। तो कोई भी नंबर 0 से एंड कब होता है? इफ द फैक्टराइजेशन, उस नंबर का जो फैक्टराइजेशन जब करोगे तो यू गेट 2 and 5, 2 और 5 दोनों होना ज़रूरी है। दिस इज द कंडीशन फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0। मान लो अगर आपका 10 है तो 10 को फैक्टराइज करोगे तो 2 × 5 मिलता है ना। 2 × 5 होना ज़रूरी है फैक्टर्स में। अगर किसी में भी अगर 2 और 5 है, यू विल गेट 0 फाइनल, ठीक है। ओके, सो लिखेंगे यही चीज़ को लिख देंगे, फॉर ये चीज़ लिख देंगे फॉर एनी नंबर। अब देखो, जो चीज़ पता है वो लिखने में आसानी हो जाता है, पता नहीं है तो कहाँ से लिखोगे? फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0, इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना मेरा भाई, ठीक है ना। इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन what? Contain 2 and 5 as factors, ठीक है। ये लिख दिए भाई, क्या कंडीशन होता है 0 का। अब यहाँ पे देखो कि भाई यहाँ पे 6 पावर n का फैक्टराइजेशन क्या है, उसमें तो 5 नहीं है, तो साफ समझ में आया कंडीशन, है ना। ये फुलफिल ही नहीं कर रहा, तो क्या होगा? सिंस फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n डज नॉट कंटेन, क्या कंटेन नहीं कर रहा है? डज नॉट कंटेन 5, therefore it will not end with 0। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके से आपको बताना पड़ेगा कि ये 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, आप इससे लिख सकते हो, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है।
तो सिंपल सा है ये भी, देखो बहुत सिंपल है, ये कंडीशन बस पता रहने, उसी के बेसिस पे कुछ भी पूछा जा सकता है। 6 for n को चेंज करके 4 for n भी कर सकता है, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। ईजी है, आपको समझ के करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अगेन ये सब चीज़ें लोग क्या कर रहे हैं आजकल, MCQ एसर्शन में डालते हैं ये सब चीज़ को, क्योंकि देखो भाई 6 नंबर देना है तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन, एक 2 नंबर का एक, या ऐसा भी कर सकता है एक के 2 क्वेश्चन दे दिया, है ना। दे कैन चेंज इट इन एनी वे, दे कैन डिवाइड इट इन एनी वे। सो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को लोग क्या कहते हैं, एसर्शन और MCQs में डाल के दे देंगे। तो यू शुड बी अलर्ट एंड अवेयर कि भाई ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ओके, हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों को देखना नहीं है, छोटी छोटी चीज़ से भी हमारे नंबर बन सकते हैं, तो हमको उसके पेपर भी फोकस करना है। अगेन मेरा फोकस रहता है कि पहले बच्चा पास हो जाए, है ना। बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हम लोग हैं, तो हाँ अभी हम लोग दिक्कत में चल रहे हैं, बस उसी के लिए ये थोड़ा सा प्रयास, मेहनत करो साथ में तो हो जाओगे। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर वाला, टेक्स्ट बुक में ही है ये भी, कंपोजिट नंबर वाला क्वेश्चन। तो कंपोजिट नंबर वाला तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट या चेक वेदर कि ये क्या है। 7 × 11 × 13 + 13 इज़ अ कंपोजिट नंबर है क्या, और भी आ सकता है, ये टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चन है। 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 कंपोजिट नंबर है क्या। या ये एक थोड़ा सा घुमाने के लिए रहेगा ये, 3 × 12 × 101 + 4। 3 क्वेश्चन देख लेते हैं एक साथ। तो ये एक ही जैसे क्वेश्चन है, ये कंपोजिट नंबर, अगेन एसर्शन रीजन में भी आ सकता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है अपने। तो हमको पहले पता चल चुका है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, अभी भी डिस्कस कर लेंगे। क्या होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं, दोज आर नोन एज कंपोजिट नंबर। अब ये तो पहले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा है सर, तो इसको पहले सिंपल कर लेते हैं। कैसे सिंपल कर सकते हैं, ये देखो ये प्लस है, प्लस का मतलब है ये एक टर्म है, एक टर्म ये है, तो पहले इसमें देखो 13 कॉमन है, तो कॉमन निकाल लो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर +5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर फैक्टराइज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप पहले इसको बताता हूँ, तो ये कैसा हो जाएगा, दोनों में क्या हो गया 13 कॉमन दिख रहा है ना आपको, कॉमन निकालना। 7 × 11 + 1, 13 कॉमन आ गया, 7 × 11 + 1, तो ये क्या हो गया 13, और ये हो गया 77 + 1 78। मतलब इस नंबर को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो पूरा नंबर है इसको जो भी मल्टीप्लाई करके एक नंबर आएगा, सब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये नंबर का फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा दिख रहा है, ये अल्टीमेटली इसको ऐसे लिख दिया हमने। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इसके फैक्टर हुए, भाई 2 से मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर हुए, ठीक। ये 2 फैक्टर हुए, 1 होता ही है, ये खुद अपना एक नंबर होगा, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए कि नहीं, है ना भाई। कंपोजिट नंबर बस यही बताना है आपको, इतना ही है, इतना ही सिंपल है ये। इतना करने के बाद आपको बस ये लिखना है, देयरफॉर 3 and 78 आर द फैक्टर्स ऑफ, सॉरी 3 बोल रहा था, सॉरी 3 and 78 आर द फैक्टर्स ऑफ 7 × 11 × 13 + 13, देयरफॉर इट हैज़ more than 2 फैक्टर्स। लिख सकते हो, अगर फैक्टर्स को लिखना है तो ब्रैकेट में लिख दिए, 1 लिख दिए, 78 लिख दिए, 13 लिख दिए। 78 को और तोड़ोगे तो और फैक्टर्स मिल जाएंगे, मैं आपके लिए सिंपल्स कर रहा हूँ, है ना। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। आया क्या समझ में, इतना इजी है भाई ये। अगर इसमें एक नंबर भी मिल जाए तो बहुत अच्छा, आसान है, एकदम आसान, इससे आसान क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। ये वाले में भी क्या निकलेगा कॉमन, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो +5 है तो 5 कॉमन निकल जाएगा, फिर वही सेम मेथड है, ये मल्टीप्लाई करके 2 फैक्टर निकाल देंगे। यहाँ पे देखोगे अगर तो एक लुक में आपको कॉमन नहीं दिखेगा, सर यहाँ 4 नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी 5 था, कॉमन निकल गया। यहाँ पे 13 था, सर इतना आसान मजा आ रहा था, कॉमन निकाल ली। कहाँ आप कुछ कुछ करते हो तो ये कहीं आ सकता है ऐसा, फिर घबराना चालू करोगे। तो यार देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 × 4 लिख सकते हो ना भाई इसको, बस ये तो कम से कम इतना तो देखो। हाँ देखो,
ये 3 इंटू 4, अब देखो 4 दोनों में दिख रहा है, हाँ अब 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो अगेन 3 इंटू 3 इंटू 101 प्लस 1, उसके बाद सेम। समझ रहे हो ना? आपको सारे क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस करने का समय ही नहीं है, मेरे को 2-3 घंटे में ये चैप्टर कंप्लीट करना है ना, 3 दिन का तो गैप मिल रहा है हम लोगों को, 3 दिन के गैप पे क्या क्या कर लोगे, ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी देखना है। हाँ एक टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ इस टाइप का कुछ भी आएगा तो अपन ऐसे ही बनाएंगे। कंपोजिट नंबर डन, डन ना? हाँ सर आपका ही डन है, हमारा भगवान वाले। देख लो कर लो, अच्छा सा क्वेश्चन है, अरे एकदम चैप्टर तो बहुत ही मज़ेदार जानदार है, ठीक है? ओके, तो ये भी हमारा कंपोजिट नंबर का क्वेश्चन भी आ गया समझ में, ठीक। तो ये आपके टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस है वो हो चुके हैं। अब इसके अलावा है ना, यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में आ सकते थे मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, उससे पहले कुछ क्वेश्चन है वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है ना? ये अब RDK शर्मा के क्वेश्चन है, तो अब क्या बोलूँ मैं इसको, इस टाइप के भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है, तो आपको देख के जाना चाहिए। कोई चैप्टर आप कर रहे हो तो थोड़ा ठीक ठाक से करके जाते हो। तो ये वाला है आपका टाइप, देख लो है ना, क्वेश्चन देख लो। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लीविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15। ये हमारा क्वेश्चन है ना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? हमारे पास 3 नंबर हैं, 3 क्या क्या नंबर है हमारे पास? 398, फिर क्या है आपका 436, फिर है हमारे पास 542। ये हमारे नंबर हैं और हमको ऐसा नंबर फाइंड करना है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर जो रिमाइंडर्स क्या क्या निकालेगा। इसमें रिमाइंडर आ रहा है 7, इसमें आ रहा है 11 और इसमें आ रहा है 15। ये हमारे रिमाइंडर्स दे रहा है, तो हमको फाइंड द, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन बोल सकते हैं। ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है? रिमाइंडर वाला। तो इसमें क्वेश्चन दिया रहता है रिमाइंडर, इसमें अलग अलग रिमाइंडर दिया है, हो सकता है कि सेम रिमाइंडर दे देगा, इसमें थोड़े से क्वेश्चन मतलब इसी में वैरायटी में बस इतना ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कैसा रहेगा? रिमाइंडर। करने का तरीका यही रहेगा, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर भी याद रखना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स दिस गिव्स द रिमाइंडर। यही, ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको ये जो रिमाइंडर है माइनस कर देने हैं, ठीक है? पहला स्टेप समझ में आ रहा है, क्या करना है आपको? ये रिमाइंडर्स को नंबर में से माइनस करना है, ठीक है? तो माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आपका मिल जाएगा 391 मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा आपका 43025 मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका? ये मिल जाएगा 7, ये मिल जाएगा 527। ये 3 नंबर मिल गए। तो हमारा जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है जो इनको डिवाइड करने के बाद ये मिलेगा, वो दैट विल बी द HCF। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। रिमाइंडर वाला क्वेश्चन याद कैसे रखोगे? रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है और ग्रेटेस्ट नंबर बोल रहा है, तो ग्रेटेस्ट मतलब HCF हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है? बहुत सारे ऐसे बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं इसमें और भी वेराइटीज़, तो मैं आपको एक बता रहा हूँ कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको रिमाइंडर वाला और ग्रेटेस्ट नंबर बोलेगा तो यू हैव टू फाइंड द, तो आपको लिख दोगे देयरफॉर द, वही जो क्वेश्चन भी बोल रहा है, देयरफॉर HCF इज द HCF ऑफ 391, 425 एंड 527 इज द लार्जेस्ट नंबर। जो कहानी है वो लिख दोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो क्वेश्चन है वो लिख दोगे पूरा का पूरा, ठीक है? मेरे को बहुत आलस आता है लिखने में, हाँ ठीक। तो हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। सर HCF निकालना तो आपने सिखा दिया, अभी हमको करना क्या है? फैक्टराइज। फैक्टराइज करोगे, सबसे पहले क्या करोगे? फैक्टराइज। अब मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग फैक्टराइज में ही फंस जाओगे, ठीक है ना? आधा से ज़्यादा जनता इसको फैक्टराइजेशन में फंसा देगा, मिलेगा नहीं नंबर, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, बहुत मुश्किल से जाओगे। आप क्या ढूंढोगे? 2, 3, फिर परेशान होने लगते हो, एग्जाम का टाइम रहता है, घर से थोड़ा प्रैक्टिस करके नहीं जाते हो, तो ये सीधा किससे जाएगा पता है? 17 से जाएगा। 17 के पहले किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब ऐसे नंबर भी आ सकते हैं, है ना? किस्मत कुछ भी दे देगा अपन को, तो यही हम लोग फंसते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बेसिक चीज़ में फंस जाती गाड़ी, अच्छे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये आपको 17 से जाएगा, तो थोड़ा सा टेस्ट करते जाना भाई, डिवाइड करना सीखो, तो सीखे ही तो हो यार। तो ये 1723 से जाएगा,
ये 5 है तो 5 से चला जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 5, 5 8 जार 40 और ये जाएगा 85, 5 5 1 जार 5 और ये 17, देखो यहाँ पे 17 आ रहा है। ठीक है, अगेन ये किससे चला जाएगा, ये अगेन चला जाएगा 17 से जाएगा, 17 3 जार 51 और फिर 1 31, तो ये हो जाएगा 31। तो ये देखो अजीब अजीब नंबर आए कि नहीं आए, ऐसे नंबर भी आ सकते हैं। तो फिर क्या करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, 391 इजिकल टू हो जाएगा 17 इंटू 23, ये हो जाएगा आपका 425 इजिकल टू 5 स्क्वायर इंटू 17। कभी भी मेथड को भूलना नहीं है, ऐसी जो मेथड बताया गया वही करना है। 17 इंटू 31 एचसीएफ का फॉर्मूला गया 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 सर, लाओ लाओ भाई। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट पावर, तो इसमें कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है आपको सर, 17 दिख रहा है, पावर सब में सेम ही है, 1 ही है, तो लोवेस्ट पावर ही लेना है। तो हमारा आंसर आ गया, जो हमारा एचसीएफ ही है वो है 17, और लास्ट में आप आंसर लिख सकते 17 इज दैट नंबर जो कहानी है, या एचसीएफ लिख के छोड़ सकते हो। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, ये बाहर का क्वेश्चन है, आ सकता है। पिछले साल भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, वो भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक, वेरी गुड, समझ आ गया। प्रैक्टिस करो इस टाइप के क्वेश्चन। और बता रहा हूँ क्या वैरायटी रहेगा इसमें, अलग अलग रिमाइंडर दिया है ना, उसमें बोलेगा सेम रिमाइंडर बोलेगा तो बस माइनस करके एचसीएफ निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलेगा तो, ठीक है ना। वैरायटी बहुत है बेटा, अपना आरडी उठाओगे है ना, अग्रवाल उठाओगे, बहुत वैरायटी आपको मिल जाएगा। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा वैरायटी है ना। अभी हमने देखा रिमाइंडर वाला, अब उसी से रिलेटेड वैसा मतलब फाइंड करना है, एलसीएम एचसीएम भी है। अब जो क्वेश्चन चैप्टर में जो है एचसीएफ एलसीएम के ऊपर ही ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं, बट उसमें थोड़े थोड़े वेरिएशंस रहते हैं। तो ये जो है एक वैरायटी है, आपको ध्यान रखेंगे, ये पिछले साल बोर्ड में आया हुआ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। तो हमारे पास है नंबर्स 18, 24, हमारे जो नंबर्स हैं वो हैं 18, 24 एंड 36। फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, है ना। क्वेश्चन 3 डिजिट 6 डिजिट कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको फाइंड करना है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 36। पिछला वाला क्वेश्चन क्या था, रिमाइंडर वाला क्वेश्चन था, उसमें ग्रेटेस्ट उसमें भी था लेकिन उसमें रिमाइंडर था, ठीक है ना, रिमाइंडर टाइप का क्वेश्चन था। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते थे, वहाँ पे हमको एचसीएम निकालना था और यहाँ पे निकालना पड़ेगा एलसीएम। दोनों में ही ग्रेटेस्ट बोल रहा है, फिर भी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है क्या मतलब कैसे रिलेट करें ना, इसमें ऐसे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ना आपको 2 वर्ड्स मैं बता रहा हूँ, एक वर्ड याद रखो डिविजिबल, ये कहीं आएगा डिविजिबल बाय, है ना, या डिवाइडेड बाय, ये जब भी आएगा ना ये वर्ड, ये 2 वर्ड आ जाएंगे तो आप निकालना एलसीएम, डिविजिबल बाय। तो डिविजिबल एक नंबर है जो दो तीन अलग अलग नंबरों से डिवाइड हो रहा है, तो देन वी हैव टू फाइंड एलसीएम। जब वर्ड आएगा ना डिवाइड्स, तो पिछले वाले में था डिवाइड्स था, तो उसमें हमको निकालना था एचसीएम। अब हम इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ग्रेटेस्ट में फंस सकते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड क्या ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पे पूरा डिविजिबल बाय तो एलसीएम हो सकता है, डिवाइडेड बाय तो एलसीएम हो सकता है, फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स, तो वो 2-3 नंबर देगा, और दिखता भी ना 3 नंबर का आप ऐसा एक नंबर फाइंड करना है विच इज डिविजिबल बाय, तो एलसीएम हो सकता है, ठीक है ना। एचसीएफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा, थोड़ा वर्ड समझना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ ध्यान रख सकते हो। तो बहुत सारे वेराइटीज़ आएंगे, मैं बता रहा हूँ ना, ऐसा कोई एक स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है, ये चीज़ वेरी करता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको समझ सकते हो थोड़ा। और भी बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ, कुछ नहीं समझ में आएगा तो एलसीएम एचसीएफ दोनों निकाल के भी अपन समझ सकते हैं, है ना। एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं समझ आ रहा है पर ये समझ में आ रहा है कि अभी हम वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे कि ये वर्ड प्रॉब्लम में एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है, तो दोनों फाइंड करके रख दो, स्टेप मार्किंग, ठीक है ना। ये सब चिल्लर चीज़ें सर आपको बताता रहता है, ठीक, ओके।
हमको क्या करना है, तो ये वाले क्वेश्चन में क्योंकि डिविजिबल बोला था, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट तो था, ठीक है, लेकिन हमको डिविजिबल बोला था, मैं एलसीएम निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एलसीएम स्टेप मार्किंग के लिए एलसीएम निकालना सबको आता है। 2 मिनट पे अपन देख लेते हैं फिर से क्या करना पड़ेगा एलसीएम के लिए। सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा सर, दोनों को फैक्टराइज कर देते हैं हमने, तीनों को फैक्टराइज कर देते हैं। दिस इज गोइंग टू बी 9, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर फैक्टराइज, 2 12 2 6, इजी वाले आते हैं तो मज़ा आता है बनाने में, है ना। और इसका हो जाएगा फैक्टराइजेशन 2³ × 3, हमेशा पावर के फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा 18, अगेन 2 9, तो ये हो जाएगा 3 × 3, दिस इज गोइंग टू बी 2² × 3 स्क्वायर। ये फैक्टराइजेशन हो गया। एलसीएम का फॉर्मूला जल्दी बताओ। हाँ महेश, एलसीएम का फॉर्मूला, हाँ एलसीएम का फॉर्मूला होता है ऑल फैक्टर्स एंड हाईएस्ट पावर। तो ऑल फैक्टर्स मतलब सारे फैक्टर, मतलब 2 और 3 दिख रहा है हमारे पास फैक्टर, और हाईएस्ट पावर लेने 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 3, और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है 2। समझ आ रहा है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये हो जाएगा 9, तो हमारा आ गया एलसीएम 72। ठीक है, आगे क्या आंसर, नहीं हमको फाइंड करना है, ये तो हमने एलसीएम निकाली है, हमको क्या फाइंड करने मिला था, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखो 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ये, ठीक है क्वेश्चन। तो सबसे अब वापस अब क्वेश्चन पे आते हैं। 3 डिजिट नंबर लार्जेस्ट, सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, पता है आप लोग को। 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999, 999, ठीक है ना। वैसे ही आपका लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट क्या हो जाएगा, देयर विल बी 6 9s, राइट। तो ये 999 हो गए हमारे। अब हमको फाइंड करना है ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3। तो अगर ये तीनों से डिवाइड हो रहा है तो वो जो नंबर होगा ना उनके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। ये एक बेसिक नॉलेज है, उसी की वजह से क्वेश्चन बनने वाला है। तो जो नंबर ये तीनों से डिवाइड हो रहा है उसके वो एलसीएम से भी, अब सबको अलग अलग थोड़ी डिवाइड करते बैठूंगा यार मैं नंबर, एक तो नंबर पता नहीं मुझे। तो वो जो नंबर है, जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, वो 72 से डिवाइड होगा, क्योंकि तीनों से डिवाइड होता है 72 से भी डिवाइड होगा। हालांकि हमको पता है कि जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो 999 है। क्या ये नंबर 72 से डिवाइड होगा क्या, देख लेते हैं, है ना। अगर डिवाइड होगा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 999 को 72 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ रहा है। क्योंकि डिविजिबल बाय बोला था तो हमने एलसीएम निकाल लिया था, और एलसीएम अगर कोई नंबर तीनों से डिवाइड हो रहा है दैट मीन्स उसके एलसीएम से भी डिवाइड होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट। हाईएस्ट जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो 999 था। एक बार चेक कर रहे हैं कि इससे डिवाइड हो रहा है, तो 7 1s are 72, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा आपका 27, मेरे ख्याल से ये 3 से जाएगा ना, 3 2s are 6, 2 1 6, तो ये 3 से जाएगा 3 1 6, तो ये आ जाएगा 363। तो इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 63 रिमाइंडर बच रहा है। समझ आ रहा है। तो 999 is not that number, it is the largest number though, but it is not divisible by 72। मतलब ये वो नंबर नहीं है। अगर ये 72 से डिवाइड नहीं हो रहा मतलब ये तीनों से डिवाइड नहीं हो रहा है। अच्छा, फिर कैसे निकालेंगे। हाँ, जब डिवाइड हो रहा है तो देखो क्या हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। रिमाइंडर अगर 0 हो जाता तो हो जाता सही, पर रिमाइंडर 63 है, तो मतलब अगर मैं 63 इसमें से माइनस कर दूंगा तो आई विल गेट द नंबर। आ रहा है क्या समझ में। जब भी कोई रिमाइंडर बच रहा है मतलब उतने को माइनस कर दो तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। बताता हूँ, जैसे 4 7 है, 7 2 से जब डिवाइड होगा तो नहीं होगा पता है, लेकिन अब मान लो उनको डिवाइड करना है, 3 2s are 6 हो गया, ये बचा 1, तो 1 रिमाइंडर बचा, तो 7 में से 1 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 6, तो 6 इज डिविजिबल बाई 2। समझ में आ रहा है। तो रिमाइंडर को अगर उस मेन नंबर से माइनस कर दोगे तो यू विल गेट द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, जो रिमाइंडर मिल रहा है उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारा जो नंबर है वो आ जाएगा। फिर तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 999 माइनस 63। फ्रॉम वेयर यू गॉट 63 बाय डिवाइडिंग दिस, एंड दिस कम्स आउट टू बी व्हाट। मेरा मैथ्स भी ना भाई थोड़ा गरीब हूँ मैं, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 936। तो 936 इज द आंसर। ये पैटर्न समझ में आया, है ना। तो लार्जेस्ट वाला क्वेश्चन ये पिछले साल आ चुका हुआ है, तो देख सकते हो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकता है। ग्रेटेस्ट, है ना, तो इस टाइप का एक पैटर्न ध्यान रख सकते हो, टाइप याद रख सकते हो। ठीक है, वो लार्जेस्ट वाला देख लिया एक तरीका।
ठीक, पहले एलसीएम निकाले, फिर उससे डिवाइड किए, जो भी रिमाइंडर किया माइनस कर दिए और हमारा आंसर आ गया। राइट, है ना। इसमें वैरायटी ढेर पड़े रहते हैं भाई, वी आर ट्राइंग टू कवर मोस्ट ऑफ द टाइप्स। ठीक है, ओके, तो ये एक हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है? ओके, अब हम लोग चले जाते हैं, ये हो गए हमारे जो थोड़ा बहुत वैरायटी जो दिख रहा था मेरे को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वर्ड प्रॉब्लम में चला जाता हूँ। तो जो लास्ट टाइप जो हम देख रहे थे वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना, ये एक टाइप हो सकता है, जो उसके पहले के टाइप्स आ गए तो हो गया कवर। लेकिन अब वर्ड प्रॉब्लम्स को अपन देख लेते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम पे देखो, बहुत बेहतरीन टाइप का क्वेश्चन ये वाला देखो, वर्ड प्रॉब्लम। इसमें भी हमारे पास दो टाइप की चीज़ें आती हैं, या तो एलसीएम निकालो या तो एचसीएफ निकालो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों निकालो, स्टेप मार्किंग लो, और फिर हम क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे कि भाई एलसीएम होगा कि एचसीएफ होगा, वो अपन थोड़ा देख लेंगे। बस आपको क्वेश्चन पहले रीड करना पड़ेगा। तो इससे पहले बेसिक्स में आपको मैं दो चीज़ें बता देता हूँ। जहाँ पे भी बेसिक्स की बात करें, वर्ड प्रॉब्लम में अगर हम बेसिक्स की बात करें, तो जहाँ पे भी टुगेदर चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 बेल्स हैं, जो कि ये अभी मेरे ख्याल से वैसी अलार्म क्लॉक्स हैं, वो अलग अलग समय पे रिंग करती हैं। मान लो, है ना, 3 रूम में अलग अलग अलार्म क्लॉक है, कोई 6 बजे बज रहा है, मतलब जो टाइम डिफरेंस है वो हर इतने इतने टाइम के बाद बजता है, और सबका टाइम ड्यूरेशन अलग अलग रखा गया है। तो एक साथ कब बजेंगे, समझ आ रहा है डिफरेंस? या हम लोगों के पास 3 लोग हैं और चल रहे हैं और उनके स्टेप्स हैं कुछ कुछ, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक में भी है। तो हाँ, एक हमारे क्वेश्चन है, एक सर्कुलर पाथ में 2 लोग घूम रहे हैं, जो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो दे आर मूविंग एंड दे आर कवरिंग सम डिस्टेंस। तो वो पूछता है कि कब दे विल मीट टुगेदर, व्हेन दे विल मीट। तो टुगेदर वाला क्वेश्चन या व्हेन दे मीट वाला क्वेश्चन या एक साथ वाला जो भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उसमें एलसीएम निकालना है। समझ आ रहा है? एलसीएम कब निकालना है? टुगेदर वाले क्वेश्चंस में क्या करना रहेगा, टुगेदर वाले क्वेश्चंस में मीट वाले, टुगेदर, मीट, ऐसा कुछ भी वर्ड देखो, कुछ फिक्स नहीं रहता ना, कुछ भी आ सकता। मैं ऐसे ही थोड़ा सा चांस लेके एलसीएम लेना है। जहाँ पे भी अरेंजमेंट होगा ना, जहाँ पे भी कुछ चीज़ें अरेंज की जा रही हैं, अरेंजमेंट, उसमें एचसीएफ निकालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी अरेंज्ड इन अ रूम्स, है ना। जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फिजिक्स वाले हैं, केमिस्ट्री वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, और वो किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और हमको उनको अरेंज करना है रूम्स में। तो उस टाइप के में क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एक लाइब्रेरी है, उसमें बुक्स हैं, उनको अरेंज करना है। तो ये वर्ड अरेंजमेंट वाला थोड़ा ऐसा समझ लेना। हमेशा ऐसा नहीं होगा, कुछ क्वेश्चंस का बता रहा हूँ, इसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अदरवाइज वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ के लिए हम कुछ ऐसा पॉइंट नहीं बना सकते। मेरे को इसमें बनता है तो बता दिया, ठीक है ना। वैरायटीज़ बहुत होती हैं, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आ गई। तो हमको हमेशा एलसीएम कब निकालना है, जब मीट टुगेदर वाला कुछ क्वेश्चन आएगा। टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है उसमें भी एलसीएम ही निकालना पड़ा था। तो अभी जो मेरा क्वेश्चन है वो थोड़ा देख लो। तो क्वेश्चन है हमारे पास 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग्स एट इंटरवल्स ऑफ 6, 9 एंड 15 मिनट्स। अगेन हमारे पास 3 अलार्म क्लॉक्स हैं और हम उनको, वो दे आर रिंगिंग एट अलग अलग टाइम है। एक है 6, एक है 9 और एक है 15, ठीक है। 6, 9 और 15 मिनट्स में, टाइम किस में दिया हुआ, मिनट्स में, इतने इतने इंटरवल में रिंग करेगा ना। कोई किसने 6 मिनट में लगाया कि 6 मिनट बाद रिंग हो जाएगा, ये 9 मिनट में, अलग अलग रूम्स में है, अलार्म्स हैं। तो भाई इसका 6 मिनट बाद बजेगा, इसका 9 मिनट के बाद बजेगा, इसका 15 मिनट बाद रिंग करेगा। ओके फाइन। हम अब ये बोल रहा है कि एक बार ये एट 9:10, 9:10 पे मॉर्निंग के, दे रैंग टुगेदर, सब लोग एक साथ बज गए, है ना। ऐसा टाइमिंग सेट हुआ कि एक साथ बजे। अब हमसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब बज गए तो ये तो 6 मिनट बाद ही बज जाएगा, तो ये जल्दी बजेगा प्रिय। पर ऐसा एक टाइम जरूर आएगा जब एक साथ ही फिर से बजने वाले हैं, ठीक है, व्हेन दे विल रिंग टुगेदर। तो वी हैव टू फाइंड द टाइम व्हेन दे विल रिंग टुगेदर। क्वेश्चन समझ में आया? तो टुगेदर वाला आ गया, चलने वाला भी ऐसी, वॉकिंग वाले में भी स्टेप्स वाला एक क्वेश्चन बनता है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो ये इस टाइप में आपको क्या निकालना पड़ेगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सर एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। क्या बात समझ आ रही है? ओके। अब एलसीएम निकालना आपको आता है यार भाई, निकाल लेते हैं, फिर से निकाल लेते हैं, है ना। ये एलसीएम निकालना बोर लग रहा है अब मेरे को, ठीक है ना, फिर भी आपके लिए करना ही पड़ेगा लग रहा है। तो बोलोगे सर आधा आधा पढ़ाता है सर। तो ये हो गया आपका
तो ये हो गया आपका 2 इंटू 3, ये हो गया 3 स्क्वायर, ये हो गया 3 इंटू 5। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है ऑल फैक्टर्स मतलब 2 इंटू 3 इंटू 5, हाइएस्ट पावर्स 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 5 45, 45 2 90। आया समझ में क्या? तो एलसीएम आ गया 90 वॉट, क्योंकि बिकॉज एवरीथिंग इज इन मिनट्स, तो 90 मिनट्स। समझ आ रहा है? तो द आंसर इज, अभी आंसर आया नहीं फिलहाल क्योंकि वो टाइम में पूछा हुआ है। अगर आपसे ये पूछता है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल रिंग टुगेदर, देन द आंसर विल बी 90 मिनट्स। 90 मिनट्स के बाद दे विल रिंग टुगेदर, ठीक है। बट हियर दे आस्क दैट एट व्हाट टाइम, है ना, एट व्हाट टाइम, दैट मीन्स वी हैव टू एग्जैक्टली गिव द टाइम। सो अब पहला कब बजा था? 9:10 AM को। 90 मिनट्स को देखो अब आर में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम देख रहे हो आप, मिनट्स में शिफ्ट नहीं करना है। तो 90 मिनट्स का मतलब क्या हो जाएगा? 90 मिनट्स विल बी इक्वल टू 1 आवर, या 60 + 30 कर दिया इसको मैं ऐसे, तो 60 मिनट्स मतलब 1 आवर एंड 30 मिनट्स हो गया। ये बात समझ में आई, है ना? आंसर भाई यहाँ पे फंसती है गाड़ी में, बता रहा हूँ ना, ये जो बेसिक मैं बता रहा हूँ एकदम बेसिक। तो 9:10 के बाद 1 घंटे 30 मिनट्स मतलब 9:10 + 1:30 कितना हो जाएगा? ये 10:40। तो 10:40 AM को दे विल रिंग टुगेदर, अगेन दे विल रिंग टुगेदर। आया क्या समझ में? बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूँ ना, एलसीएम एचसीएफ ही करना है हमेशा। तो बस चीज़ें थोड़ी थोड़ी ये टाइमिंग वाइमिंग, अदरवाइज क्या करते हैं हमारे टेस्ट के ड्यूरिंग, क्या करते हैं हम लोग टेस्ट कुछ भी निकाल के छोड़ देते हैं। आई हैव टू गिव नंबर्स, है ना, क्योंकि स्टेप मार्किंग देनी है। पर एग्जैक्टली इफ़ यू वांट टू गेट द होल मार्क्स, आपको यहाँ तक पहुँचना ही पड़ेगा। समझ आया क्या? एकदम सिंपल, ठीक है। रिंग टुगेदर वाले क्वेश्चंस में ऐसे ही करोगे, ठीक है, ओके फाइन। अच्छा, एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें ऐसा कुछ टुगेदर उगेदर नहीं है, लेकिन उसमें भी हमको एलसीएम निकालना है। यही तो मैं बोल रहा था कि सर कैसे करें, ये तो वैरायटी आते ही जा रहा है सर, यही तो प्रॉब्लम जा रहा है मेरे भाई, है ना। अब यहाँ पे भी हमको एलसीएम निकालना है ना। एक आपका ये वाला हो गया, एक टेक्स्ट बुक हो गया, एक ये क्वेश्चन भी देख लो, यहाँ पे भी एलसीएम निकालना है। बट द क्वेश्चन इज अ बिट डिफरेंट, इसमें कोई ऐसा टुगेदर उगेदर का कहानी नहीं है, पर आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप पहचान सकते हो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन पढ़ लो, इन अ स्कूल देयर आर 2 sections A and B of class 10, देयर आर 32 स्टूडेंट्स इन A एंड 36 स्टूडेंट्स इन B। तो हमारे पास 2 नंबर मिल गए, देखो इसमें हाँ सब में ऐसी नंबर मिलता है, ये 32 और 36, ये हमारे 2 सेक्शंस A एंड B हैं। और A में कितने लोग हैं? 32 स्टूडेंट्स है, B में कितने हैं? 36 स्टूडेंट्स है। हमको क्या डिटरमाइन करना है? डिटरमाइन द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लास लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम एक लाइब्रेरी सेट कर रहे हैं, तो हमको उसमें बुक्स रखने हैं। हमको ये फाइंड करना है कि व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स that should be in the library so that it can be equally distributed among the students of A and B। हमको इतने बुक्स होने चाहिए आपके लाइब्रेरी में ताकि इनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। समझ में आ रहा है ना? इतने बुक होने चाहिए कि सबको हम बराबर बराबर बुक्स दे सकें। क्वेश्चन समझ आ गया? हमारे पास स्कूल है, उसमें 2 सेक्शंस है, उसमें स्टूडेंट्स अलग अलग हैं, हमको बुक्स रखनी है, इतनी बुक्स होनी चाहिए कि दे शुड बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द स्टूडेंट्स। कितने बुक्स रखोगे? 100 200 कितने? ठीक है ना भाई, ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आता है ना, देखना क्वेश्चन बताऊंगा तुमको, तो क्या होटल में काम करने में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? एक तो वो मिनिमम बोल रहा है, तो उससे ना बोलना नहीं चाहिए कि मिनिमम से अपन पहचान लेते हैं, ग्रेटेस्ट से पहचान लेते हैं, वैसा नहीं है। लेकिन मिनिमम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल टाइप का एलसीएम, वो एक होता है। पर हमको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। अगेन इफ़ यू आर इन कन्फ्यूजन यू कैन फाइंड बोथ। और मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो हम कन्फ्यूजन है क्योंकि वो टुगेदर है नहीं, कुछ समझ आ नहीं रहा है सर हमको क्या निकालना है, तो वी विल फाइंड बोथ। ठीक है, तो पहले फैक्टराइज कर देते हैं। तो पहला काम क्या रहता है सर? फैक्टराइज करना। फैक्टराइज में गड़बड़ नहीं करना है, हाँ, फैक्टराइज गड़बड़ तो सब खत्म। ये हो गया 16, बड़ा कुछ आ गया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है आपका। ठीक है, तो 2 क्यूब हो जाएगा। चलो मैं आप क्लिक कर देता हूँ यार, मेरे को ये सब छोटा छोटा करना ना कंझट लगता है सच में। तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर 5। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 2 18 2 9
and again 3 square. So this is going to be 2 square into 3 square 2 power 5. Is it okay? समझ आ रहा है आपको? ओके, सो नाउ हम एलसीएम एचसीएफ दोनों निकालते हैं, एलसीएम भी निकाल लेते हैं और एचसीएफ भी निकाल, क्योंकि मुझे डाउट है इस वजह से, है ना, अगर जिसको क्लियर है तो निकाल ही लेगा। तो आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है ऑल फैक्टर्स, तो ऑल फैक्टर्स है 2 and 3 हाईएस्ट पावर्स, सो दिस इज 5 and दिस इज 2, राइट? ओके, व्हाट इज एचसीएफ? एचसीएफ इज कॉमन फैक्टर, तो व्हाट इज कॉमन? इज ओनली 2, ठीक है। और पावर भी देखोगे तो लोवेस्ट पावर में 2, दिस इज 4। हमने दोनों निकाल दिया, हमने एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी निकाल दिया, ठीक है। समझ आ गया ये? ओके सर, ये भी समझ में आ गया हम लोगों को। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, एचसीएफ कितना है आपका? 4। तुम मेरे को बताओ, अगर एचसीएफ आंसर होता तो 4 होता क्या आंसर? 4 बुक्स लेते क्या हम पूरी लाइब्रेरी में? अरे 4 बुक को आप बांटोगे कैसे? पन्ना दोगे क्या? हाँ, 4-4 पन्ना, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर होगा ही नहीं एचसीएफ। रफ में भी निकाल के समझ में आ गया सर 4 नहीं आ सकता, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है कि नहीं? वही थोड़ा मुश्किल जाता है पर लगाना है ना भाई, खाली थोड़ी है। तो एचसीएफ निकालोगे तो आंसर नहीं होगा, एलसीएम विल बी द आंसर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर, है ना, ठीक है। 32 इंटू ये हो जाएगा आपका 9, 9 2 ज़ार 18, मेरे ख्याल से 288 विल बी द आंसर। तो 288 बुक्स आर रिक्वायर्ड फॉर ये, समझ आया? और क्या घुमा सकता है मालूम है इस क्वेश्चन में? बोलेगा हाउ मेनी बुक्स विल स्टूडेंट्स ऑफ ए, इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स ऑफ ए, हाउ मेनी बुक्स ईच विल गेट, ठीक है ना। तो वो 32 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा। इसमें छोटा छोटा वेरिएशन कर सकते हैं नहीं, ठीक है क्या? या हर बच्चे को कितने बुक्स मिल रहे हैं, हाउ यू विल फाइंड हाउ मेनी बुक्स ईच स्टूडेंट इज गेटिंग, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लस कर दो, दैट इज 32 + 36 और उसको इससे डिवाइड कर दो। आ रहा है समझ में? तो इसमें छोटे छोटे वेरिएशंस किए जा सकते हैं, ठीक है ना। मैं घुमाना नहीं चाहता हूँ पर आते हैं यार, अगर केस स्टडी में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, पता है केस स्टडी में दे देगा और बोलेगा 4 MCQs दे देगा उसके ऊपर, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन ऑफ एलसीएम, बट यहाँ पे वो टुगेदर वाला कुछ नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन वाला कुछ था, और हमने दोनों निकाल के थोड़ा पहचान लिया कि भाई 4 नहीं हो सकता आंसर। गॉट दिस, ठीक है, ओके। तो एलसीएम के ऊपर 2 वर्ड प्रॉब्लम हमने देख लिए। नाउ हम लोग एचसीएफ का एक क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, और ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन आया था, कहीं पे मैंने देखा था, तो ये देख ले लिया मैंने। तो क्वेश्चन पढ़ लो। तो हमारे पास है, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड, अब क्वेश्चन पढ़ना रोक के ना भाई, ठीक है ना, लालची हैं हम लोग को, जल्दी से आंसर चाहिए रहता है हम लोग को, थोड़ा पढ़ लो, देख लो जरा, खुद से समझ लो, कुछ दिमाग लगा लो, ठीक है। हाँ, अ सेमिनार इज बीइंग कंडक्टेड बाय एन एजुकेशनल डिफरेंस। हाँ, तो वो जैसा मैं बता रहा था ना कि यहाँ पे हमारे पास एक सेमिनार किया जा रहा है और उसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं, द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक है हिंदी, एक है इंग्लिश और एक है मैथमेटिक्स। हिंदी में कितने लोग हैं? 60 लोग हैं। इसमें कितने हैं? 84 लोग हैं। एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 108। मैथ्स में 108 लोग हैं, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। तो जब सेमिनार होगा तो एक रूम में, जो भी रूम होगा उसमें एक ही टाइप के स्टूडेंट्स बैठने हैं, मतलब इसमें सिर्फ हिंदी वाले ही, मिक्स नहीं होना है, ठीक है। सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू बी सेम होना चाहिए, है ना। अब एक रूम में जब इनको बैठाओगे तो ऐसा नहीं कि इसमें 30-30 बैठा दिए, तो इक्वली डिवाइड करना है, मतलब अमाउंट ऑफ स्टूडेंट शुड बी इक्वल हर रूम में, समझ आ रहा है। एक रूम में सिर्फ हिंदी वाले रहने चाहिए। अब देखो, अगर मान लो इसको तुम 30 स्टूडेंट्स लोगे तो इसमें तो 30-30-60 हो जाएगा, पर देखो इसमें क्या हो जाएगा, 30-30-60 और फिर 24 लोग बच जाएंगे, तो फिर वो नेक्स्ट रूम में 24 ही लोग बैठेंगे। व्हेन वी हैव टू मेक द आर्गुमेंट इन सच अ वे दैट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर इन ईच रूम। समझ आ रहा है ना बात? हाँ जी। तो ये बात है, हमारा क्वेश्चन ये है कि हमको ये देखो एक बेसिक टास्क भी है, समझ लो हम लोग कोई एग्जाम्स करवा रहे हैं, हमारे पास स्टूडेंट्स अलग अलग आ गए हैं और कितने लोग को बिठाना है एक रूम में, कितने बेंचेस डालने हैं। अगर आपसे पूछेगा
तो वहाँ पे आप, मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैथ्स कहाँ काम आता है डेली लाइफ में, तो ये एक जगह है। और एक वो ना काजू बर्फी वाला एक एग्जाम्पल है हमारे पास। मान लो हमारे पास अलग अलग टाइप की मिठाइयाँ हैं, है ना, हमारे पास 100 बर्फी है एंड सम 150 हमारे पास नेम सम अदर बर्फी एंड वी हैव टू अरेंज इन अ ट्रे। और ऐसा अरेंजमेंट करना है कि सबकी हाइट सेम होनी चाहिए और एक ही टाइप की मिठाई होनी चाहिए। अरे समझ में? हाँ, ये अब ऐसा नहीं कि आप 10-10 लगा के देख रहे हो, फिर अरे देख रहे हो ये कम हो गया, आधा एक तो खा लिए, ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप में मैथ्स लगेगा। यहाँ पे हम थोड़ा मैथ्स लगा सकते हैं। वी विल फाइंड HCF। HCF से आपको वो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमको समझ में आ गया है कि भाई ऐसे ऐसे कंडीशन दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ। देखो कोई मिनिमम मैक्सिमम से कभी कभी थोड़ा आइडिया होता है। मैक्सिमम बोलने से जनरली HCF होता है, मिनिमम बोलने से LCM होता है उसको, लेकिन ऐसा अपन कोई रूल लेके नहीं चल सकते। हेंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी, ये एक एक रूम में कितने कितने स्टूडेंट्स चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन। दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले वही LCM HCF निकाल सकते हो। हाँ, अगेन अगर आपको डाउट है, दोनों चीजें निकाल लो, LCM HCF। HCF बहुत ज्यादा आएगा, सॉरी LCM बहुत ज्यादा आएगा, इन नंबर से ज्यादा आएगा। इतने एक ही रूम में इतने सारे नहीं भर सकते। थोड़ा कॉमन सेंस समझ में आ रहा है ना। अगर आप कहीं भी कंफ्यूजन, उसमें देखो 4 आ गया था, तो इसमें आपको क्या करना है, अगेन वी हैव टू फाइंड LCM HCF। तो इस क्वेश्चन के लिए अरेंजमेंट है तो HCF निकालना है, ठीक है ना। HCF के लिए अगेन फैक्टराइज एंड एवरीथिंग वी विल डू, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 30, अगेन ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 × 5, ये हो जाएगा 5 1। तो दिस इज गोइंग टू बी 2² × 3 × 5, ये क्या हो जाएगा 42। ये हो जाएगा आपका 21 एंड 3 × 7, बहुत जल्दी है मेरे को। हाँ, ये हो जाएगा 2 5 4 27 आपको पता है 3 से आ जाएगा 3³ कर दोगे यहाँ थोड़ा सा, हाँ आलस आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2² × 3 × 7, दिस इज गोइंग टू बी 2² × 3³, ठीक है ना। ये समझ आ रहा है ना? हाँ, ये समझ आ रहा है ना भाई। हाँ, तो ये आपका फैक्टराइज हो गया। वी हैव टू फाइंड HCF, ठीक है ना। LCM निकालोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, विच कैन नॉट बी एकोमोडेटेड इन अ रूम, है ना। मतलब इतने स्टूडेंट एक रूम में थोड़ी भर दोगे यार। हाँ, और सब अलग अलग है, आपको अलग अलग बिठाना है, सब कुछ क्लियर है, कन्फ्यूजन का कोई ज़्यादा स्टेट है नहीं यहाँ पे। तो इसमें कितने 2², सॉरी आपको HCF का क्या होता है, बेसिक फंडा क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर सब में क्या दिख रहा है 2 और 3 दिख रहा है, 7 और 5 सब में नहीं है। इसका स्क्वायर लोवेस्ट पावर 2 ही है और 3 का लोवेस्ट पावर कितना है 1 है, देखो सब में, इसमें क्यूब है। तो दिस इज गोइंग टू बी 12। तो एक रूम में आपको कितना बिठाना है, एक रूम में कितने स्टूडेंट्स होंगे, दैट विल बी 12। समझ आ रहा है? तो 12 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक। ये समझ आया क्या? हमने HCF निकाला, व्हाट वी गेट वी गॉट द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रूम, एक रूम। तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना बेटा बहुत घुमाते हैं लोग, थोड़ा ना आप एक ही चीज़ से अगर स्टैंडर्ड हो तो थोड़ा घुमा सकता है आराम से। बेसिक में चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दिया। दूसरा क्वेश्चन पूछता है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। कितने रूम्स लगेंगे सारों के लिए, मिनिमम रूम्स कितने लगेंगे। समझ आया? यहाँ तक खत्म हो गया था भाई, HCF निकाल लिया सर, हमारा काम खत्म, हम तो जा रहे हैं घर। लेकिन अब लोग और थोड़ा सा तुमको परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कितने रूम लगेंगे। तो बहुत लोगों को लगता है अगर मान लो ये नहीं पूछता ना और पूछता सिर्फ मिनिमम रूम्स, तो वो 12 लिख के आ जाते हैं, पता है, क्योंकि सर 12 ठीक लग रहा है, वो तो ज़्यादा होता है, मिनिमम रूम्स पूछ रहा है, वहीं पर गड़बड़ हो जाता है। हमेशा याद रखो जब आप HCF किस चीज़ का निकाल रहे हो, आप स्टूडेंट्स की HCF निकाल रहे हो तो स्टूडेंट ही मिलेंगे ना, रूम कैसे मिल जाएगा। आ रहा है कॉमन सेंस? अगर मान लो हम स्टेप्स की बात करें या उस समय मिनट्स की बात करें तो वॉट एवर वी गेट दैट इज इन मिनट्स। इफ यू आर टेकिंग द HCF ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यू विल गेट द आंसर इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ओनली ना। यहाँ पे 12 विल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट द रूम्स। तो लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यार हाँ आया कुछ तो लिखो, 12 दो खत्म। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ओके, सो ये तो 12 आ गया। व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पूछ रहा है, तो मिनिमम रूम नंबर ऑफ रूम्स के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सबको देख लेते हैं टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने हैं। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं वो कैसे निकालोगे आप, 60 + 84 + 105,
8, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 252। हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 252, है ना। एग्जाम में ऐसे ही लिखते जाओगे ना, ऐसे नहीं लिखना, टोटल नंबर स्टूडेंट्स आ गए आपके 252, यू विल डू इट इन रफ वर्क, सब बताने की जरूरत नहीं, हमारे बच्चे वेरी स्मार्ट हैं। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 252, और हमारे पास लोग एक रूम में कितने होंगे, 12, तो नंबर ऑफ रूम्स आप मेरे को आराम से बता सकते हो, नंबर ऑफ रूम्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 252 डिवाइडेड बाई 12, इज इट ओके। तो ये आ जाएगा आपका 21 ना, 12, हाँ 21 रूम्स लगेंगे हमें, तो 21 इज द आंसर। समझ आ रहा है ना, गड़बड़ नहीं करना, हड़बड़ नहीं करना, क्वेश्चन को समझ के आंसर करना। और भी हुआ सकता है, पता है कि बोलेगा हिंदी वालों के लिए कितने रूम लगेंगे, सिर्फ हिंदी के स्टूडेंट्स के लिए कितने लगेंगे। भैया एक रूम में 12 लोग हैं, टोटल हिंदी के कितने लोग हैं, 60, तो 60/12 दैट इज व्हाट, 5 रूम लगेंगे हिंदी वालों के लिए। समझ आ रहा है, इंडिविजुअली भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में। इफ इट इज कमिंग इन केस स्टडी दे विल फ्रेम 3-4 क्वेश्चंस डिफरेंट वे। समझ आ गया, बहुत ही सिंपल था सर। एलसीएम एचसीएफ में अब थोड़ा डाउट क्लियर हो रहा है ना, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में अगर हम निकालेंगे वैल्यूज तो हमको समझ में आ जाएगा, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे, दिस नंबर कैन नॉट बी द आंसर, तो फिर उस हिसाब से आप कर लोगे। ओके, ठीक है कि नहीं। हाँ, तो ये वर्ड प्रॉब्लम हो गया। और देखें और कुछ है कि मेरे पास वर्ड प्रॉब्लम, तो ये हो गया यार, तो मेरे पास यही लग रहा है वर्ड प्रॉब्लम में भी, ठीक है। एक काम करते हैं, एक और वैरायटी देखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम और भी हो सकते हैं, आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो मेरे को जो लगा, जैसे मैंने आपको 2 एलसीएम के बता दिए हैं और एक आपका एचसीएफ का बता दिया। एचसीएफ में और भी वैरायटी आ सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल बता सकता हूँ। वही लाइब्रेरी वाले बुक्स वाले आ गए। हमारे टेक्स्ट बुक में जो पुराने जो है उसमें आर्मी कंटिजेंट करके एक क्वेश्चन है, काजू बर्फी वाला है एग्जाम्पल में। अगर पुरानी टेक्स्ट बुक आप यूज़ कर रहे हो तो यू कैन लुक इनटू दैट ऑल्सो, है ना। एग्जाम्पल्स देख सकते हो पुराने बुक्स के, नए बुक में नहीं होगा, शायद ओमिट हो गया होगा क्योंकि वो इक्लूड के पहले थे। तो एक काजू बर्फी वाला क्वेश्चन है, उसमें 2 टाइप की मिठाई दी हुई है एंड यू हैव टू अरेंज इन अ ट्रे। तो वो उसमें भी क्या निकालना है, तो अरेंजमेंट, बेसिक क्या था, अरेंजमेंट, ठीक है। बेल वाला क्वेश्चन अच्छा है। ऐसे टुगेदर वाले वर्ड्स देखो, वैरायटी आ सकता है, यू शुड बी रेडी फॉर एनीथिंग। वैरायटी और भी बहुत सारे हैं, मेरे को एक वैरायटी दिख रहा है, मैं इसको बताता हूँ आपको, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अलग चल रहा है कहानी। तो हमारे पास बोल रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, हैव देयर एचसीएफ एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट इज 636। तो एचसीएफ दिया है, 2 नंबर का जो एचसीएफ है, एचसीएफ इज व्हाट, 12 एंड देयर प्रोडक्ट, दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है दिस इज 6336। अच्छा, ये भी बोर्ड का ही शायद है ना, ये मेरे ख्याल से ना जिस साल एमसीक्यू आया था वो वाले साल का है, 6336 वाला क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ना थोड़ा वैरायटी लगेगा आपको ना, ये कहीं नहीं मिल रहा, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है इसको, टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर आपको किसी रेफरेंस बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो 2 पॉजिटिव नंबर्स हैव देयर एचसीएफ एज 12 एंड देयर प्रोडक्ट एज 636। द नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल फॉर द नंबर्स। तो ऐसे कितने पेयर्स हो सकते हैं जिसका एचसीएफ 12 होगा और उसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा 6336 होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। आ रहा है समझ में, है ना। हाँ, थोड़ा सा घूमेगा सर, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, आपको पेयर्स निकालने, या ये भी पूछ सकता है व्हाट आर द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये देखो, ये थोड़ा वैरायटी है, अब देखो ध्यान से, अच्छा वैरायटी। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं तो क्या करोगे, लेट, अगर एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ एक ऐसा होता है जो दोनों को डिवाइड करता है ना। नंबर, ऐसा नंबर जो 2 लोग को डिवाइड कर रहा है, 3 लोग को डिवाइड कर रहा है। तो किसी अगर नंबर का एचसीएफ, 2 नंबर का एचसीएफ 12 है, मतलब 12 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करने से यू विल गेट दैट नंबर। समझ आ रहा है क्या। या मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसको मान सकते हैं, लेट, जो आपके नंबर्स है, लेट द नंबर्स जो होंगे, नंबर्स बी 12x एंड 12y। जैसे हम रेशो नहीं है ऐसा, 12x इंटू 12y होगा। इसका मतलब क्या हो, जो पहला नंबर है x से, x इज सम नंबर, उससे जब मल्टीप्लाई करे हुए तो वो फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 12 इज द फैक्टर। अच्छा, इसमें बस याद रखना है x एंड y आर को प्राइम, बस इतना याद रखना है, ये को प्राइम होंगे तभी वो, ठीक। समझ आ रहा है, को प्राइम की कहानी हमको पहले से पता है।
तो ये 12x इंटू 12y, यहाँ से स्टार्ट होगा क्वेश्चन, देख लो ज़रा, ठीक है, नया सा लग रहा है। फिर क्या बोलता है, अब ये दो नंबर हो गए, इनके प्रोडक्ट ये हैं, तो हम लोग प्रोडक्ट मतलब इंटू 12x इंटू 12y कितना हो जाएगा 6336, तो ये दिस इज गोइंग टू 12 12 आर 144xy इज इक्वल टू 6336, xy जो हो जाएगा कितना आ जाएगा, ये मेरे ख्याल से डिवाइड करो तो मेरे ख्याल से आ जाएगा ये 44 आएगा क्या, जहाँ तक मुझे लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी 44, ठीक है ना, 44 ही आएगा, राइट, ठीक है ना, नहीं किया हूँ पहले तो याद है, ठीक है ना, तो 44, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x इंटू वाई का प्रोडक्ट कितना आ गया 44, ठीक है, क्या समझ आया, ओके। अब क्या, अब हमको ये देखना है कि x और y 44 कैसे आ सकता है, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 44 कैसे आ सकता है। तो पहला क्या हो सकता है, फर्स्ट यू कैन हैव व्हाट 1 इंटू 44, दिस कैन बी 1, सेकेंड क्या हो सकता है 2 इंटू 22, और क्या हो सकता है 11 इंटू 4 भी हो सकता है, तो 4 इंटू 11, तो दीज आर द पेयर्स जहां पे हमको 44 मिल सकता है। इज इट ओके, समझ आ रहा है ये, ठीक है ना, तो इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं मिलेगा, यही मिल सकता है। अब इसमें से हमारा पेयर कौन सा होगा, ये दोनों हो सकता है, ये वाला हो सकता है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, एक्स और वाई क्या है लेना है, तो एक्स और वाई को प्राइम लेना है, तो ये हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, पर ये नहीं होगा बिकॉज ये 2 and 22 आर नॉट को प्राइम। आ रहा है समझ में, तो ये जो नंबर है उसको हम तीन तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड आउट ऑफ दीज टू आर करेक्ट बिकॉज एक्स एंड वाई को प्राइम इसी में लिख रहे हैं। तो ये वाला को हम, इस वाले को हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी द आंसर, तो आंसर विल बी 1 and 44 एंड सेकेंड विल बी 4 and 11, दैट मीन्स हाउ मेनी पेयर्स, 2 पेयर्स, एक पेयर 2 पेयर। तो पूछा है हाउ मेनी पेयर्स कैन बी पॉसिबल, तो दीज आर द पेयर्स विच आर पॉसिबल। आ रहा है समझ में, तो दिस इज द आंसर। अब नंबर पूछता तो एक बार अपन 1 लेते हैं यहाँ पे, एक बार 44 लेते हैं, एंड यू कैन गेट द नंबर ऑल्सो। नंबर नहीं पूछा, इसमें पेयर्स पूछा है। ये वेराइटी है कि नहीं, वेराइटी है ना, कहीं नहीं देखा ना, हाँ ये इस टाइप के भी और भी मैं बता रहा हूँ ना, देयर आर सो मेनी वेराइटीज वी हैव, ठीक है। सो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को सम अप करना चाहिए, दीज आर द क्वेश्चंस, वी कैन हैव मेनी मोर क्वेश्चंस ऑल्सो। जो मेरा मेन था वो जो स्टार्टिंग वाला था ना रूट, वो आ गया। अगर दो नंबर, दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी ऑफ 6 मार्क्स और 5 मार्क्स, ठीक है ना, तो 5-6 में से अगर वो 2 नंबर का आ जाता है, कुछ एलसीएम एचसीएफ आ जाता है, तो 2-3-4 नंबर मिल जाएगा। हमारा वीडियो का पर्पस ही ये है कि वी हैव टू गेट सम पासिंग मार्क्स, द चैनल इज पास का जुगाड़। सो इतना हम कर सकते हैं बिकॉज बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं यार, यू नो दैट, ठीक है ना, कि हमको इसको प्रैक्टिस भी करना रहता है, इतनी चीज़ें दिमाग में रखनी भी पड़ती हैं, देयर आर मेनी मोर चैप्टर्स ऑल्सो, ठीक है। सो मेरे को लग रहा है ये काफ़ी लग रहा है, तो हमारे जो अच्छे बच्चे हैं तो उनके लिए तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना के देने पड़ेंगे। तो देखते हैं, अगर इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारे बच्चे देखते नहीं यार, मेरे कोचिंग के बच्चे जिनके लिए बनाया जा रहा है वो देखते ही नहीं है। प्रॉब्लम तो वो आ रहा है ना, तो बाहर वाले कहाँ से देखेंगे, उन घर वाले में ही लंका में ही है सारे के सारे, ठीक है। तो जिनके लिए ये सबको बताइए किसके लिए बनाया जा रहा है, उनको पर्सनली मैं बोल भी देता हूँ, आप ज़रूर इसको देखो बेटा और इसको प्रैक्टिस करो, हमको 2-4 नंबर मिल सकता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे, नेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स कर सकते हो, और जो भी इजी चैप्टर्स हैं हमको पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, ये वाले चैप्टर को देखो अच्छे से और इसमें से स्कोर करो, ठीक है। टाटा।